काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया होता है। ये देख सोनजंग घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या लिफन अब बोली नहीं लगा रहा है क्या। फिर हम देते हैं सुलेन को, जो कि लिफन से कहती है कि टीचर हम तो यहाँ ड्रैगन रूट को ही लेने आए थे ना, तो आप इसे लेने के लिए बिड क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उस सोंगजोंग को इसे क्यों खरीदने दे रहे हैं, अगर पैसों की बात है ना तो मैं आपके लिए उसे खरीद सकती हूँ। लिफन कहता है सुलेन तुम ना चिंता मत करो, ये सब ना मेरा प्लान है। हम देखते हैं कि होस्ट ने 200 मिलियन में सोंगजोंग को ड्रैगन रूट को सेल कर दिया होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लिफन बिल्डिंग के बाहर आ गया होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से घर वापस जाकर कॉपर पॉट का यूज करना चाहिए, जिससे मैं अपने चूजो डिवाइन स्टोर को एक्टिव करके अपने टाइस 1 की को रिकवर कर पाऊँ। इतना सोच वो सुलेन और वैंग पाई को कहता है कि अब ना तुम दोनों को ही मेरे पीछे आने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं अपने आप घर वापस चला जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लिफन के विला का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि लिफन विला के अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं सोंगजोंग को, जो कि लिफन का नाम चिल्ला रहा होता है और वो कहता है कि मैं पूरे दिन भर से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था, आखिरकार तुम घर वापस आ ही गए, तुमने मुझे एक बेकार सी लकड़ी को खरीदने के लिए मेरे 200 मिलियन को वेस्ट करवा दिया। इतना कहकर वो ड्रैगन रूट को फेंक देता है और लिफन के पास जाकर कहता है कि तो अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि आखिरकार मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो जल्दी करो और मुझे मेरे 200 मिलियन और वो कॉपर पॉट को दे दो जो कि तुमने ऑक्शन में खरीदा था, बदले में मैं तुम्हें एक जीने का मौका दूंगा। तू किस चीज का वेट कर रहा है बेवकूफ, जल्दी कर वरना मैं तुझे तेरे घर में मार डालूंगा, तू ना यहाँ से बचकर नहीं भाग सकता। फिर हम देखते हैं लिफन को, जो कि सिगरेट जलाते हुए कहता है कि तू तुच्छ चिटी, तू एक गॉड के घर में आके उसे ही धमकाने की कुछ कर रहा है, अपनी औकात में ना करो तुच्छ चिटी कहीं की। सोंगजोंग कहता है पागल कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, तू ना अजीबोगरीब है, जो कि अपने आप को एक गॉड समझता रहता है, तू घिनौना कहीं का। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि सोंगजोंग के साथ ऑक्शन हॉल में था। वो लिफन से पूछता है कि क्या तुम्हें वो एशियन याद है जिसने कि चौथे एग्जाम पर हमला किया था। लिफन कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो, इस महान आदमी को ना हर कीड़े मकोड़े याद नहीं रहते, तो तुम ना मुझे सही से बताओ कि तुम जिसकी बात कर रहे हो ना वो एक चींटी थी या कोई कीड़ा, शायद से इससे मुझे याद आ जाए। वो बंदा कहता है कि वो ना मेरा छोटा भाई था, वो ना गलती से तुम्हारी गंदी सी जाल में फंस कर मारा गया, लेकिन अब ना मैं तुम्हारे सिर को काट कर अपने भाई का बदला लूंगा। फिर हम देखते हैं कि उसने अपनी की एनर्जी को एक्टिव कर लिया होता है और वो लिफन पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम कमीने अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि लिफन ने अपने एक रैप्टे में उस बंदे को दूर फेंक मारा होता है और वो कह रहा होता है कि बस तुम्हारे पास इतनी ही पावर थी क्या, इतनी ही पावर के दम पर तुमने मेरे घर के अंदर घुसने की हिम्मत की। हम देखते हैं उस बंदे को, जो कि सोच रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं एक आउटर स्ट्रेंथ एक्सपर्ट हूँ, तो उसने मेरी फुल पावर वाले हमले को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। अब ये मत कहना कि ये लड़का एक ग्रैंड मास्टर है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़का तो अभी बहुत ही यंग है, ये ग्रैंड मास्टर नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। इतना सोच वो लिफन पर अपने पंच से अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिफन ने अपने हाथों से ही उसके अटैक को रोक लिया होता है। ये देख वो बंदा कह रहा होता है कि क्या इसने अपने हाथों से ही मेरे पंच को रोक लिया। फिर हम देखते हैं कि लिफन ने उसके हाथ को मोड़ दिया होता है, जिससे वो बंदा अपने घुटनों पर आ गया होता है और वो लिफन से कहता है कि ग्रैंड मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको पहचानने में देरी हो गई, ये ना मेरी गलती है कि मैंने आपको नहीं पहचान पाया, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं क्या, मैंने आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लिफन कहता है क्या तुम्हें जाना है क्या, ठीक है ये गॉड तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेगा। इतना कहकर वो उस बंदे के हाथ को खींचते हुए उठा लेता है एंड देन बंदे का काम तमाम। फिर लिफन कहता है तुम सोच भी कैसे सकते थे कि तुम मेरा अपमान करके मुझसे रेम की भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम ना बहुत ही बोले थे जो कि तुम ये सोच रहे थे कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर हम देखते हैं सोंगजोंग को, जो कि ये देख बहुत ही डर गया होता है और वो कह रहा होता है कि लिफन ने उसे इतनी आसानी से कैसे मार दिया। इतना कहकर वो अपने गार्ड्स को लिफन को मारने का ऑर्डर देता है। लिफन कहता है तुम तुच्छ इंसान, मैंने तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दिया था, लेकिन लगता है कि तुम्हारी जीने की इच्छा अब खत्म हो गई है, जो कि तुम दोबारा मेरे सामने मरने के लिए आ गए। फिर हम देखते हैं गार्ड्स को, जिन्होंने लिफन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया होता है। सोंगजोंग सोच रहा होता है कि भले ही तुम ताकतवर हो लेकिन तुम गोलियों से नहीं बच सकते, तो अब जल्दी से मर जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि लिफन ने अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करके एक शील्ड को बना लिया होता है, जिससे सभी गोलियां हवा में ही रुक जाती हैं और लिफन उन सभी गोलियों को गार्ड्स के ऊपर वापस फायर कर देता है, जिससे वो सभी गार्ड्स मार जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिफन धीरे धीरे सोंगजोंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये देख सोंगजोंग बहुत ही डर रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो, आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये किस तरह के पावर्स हैं। इतना कहकर वो लिफन के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो गोली लिफन के सिर में जाके रुक जाती है। फिर लिफन उस गोली को सोंगजोंग की तरफ वापस घुमा देता है और वो सोंगजोंग से कहता है कि तुम तुच्छ इंसान, तुम ना मेरे बारे में जानने के लायक नहीं। इतना कहकर वो उस गोली को सोंगजोंग की तरफ वापस भेज देता है, जो कि सीधा सोंगजोंग के सिर को चीरते हुए बाहर निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिफन ने उस ड्रैगन रूट को उठा लिया होता है और वो कह रहा होता है कि फाइनली मुझे ये ड्रैगन रूट मिल गई, इसे पाने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी मेहनत वेस्ट तो नहीं गई ना। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि रात हो गई होती है। फिर हम लिफन को देखते हैं जो कि अपने विला के बाहर आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि आज मुझे ऑक्सीजन में से ये कॉपर पॉट और ये ड्रैगन रूट मिल गई है। हम देखते हैं कि लिफन ड्रैगन रूट को सेटअप कर रहा होता है, तभी वो कुछ नोटिस करता है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि अर्थ पर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी कम हो गई। फिर हम देखते हैं कि लिफन फॉर्मेशन को एक्सपेंड कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे फॉर्मेशन के कोर के रूप में इस ड्रैगन वुड का इस्तेमाल करना होगा और मेरा ये विला स्प्रिट गैदरिंग ग्रेट फॉर्मेशन की आंख की तरह काम करेगा और स्कूल को सेंटर में यूज किया जाएगा। इसके बाद फॉर्मेशन के एरिया को चूजा माउंटेन तक फैलाना होगा, जिससे कि चूजा माउंटेन पूरे जियांगनान की स्पिरिचुअल पावर्स की आधी पावर्स को तो इस जगह तक ला ही सकता है। ये महान आदमी इससे भी ज्यादा कर पाता अगर मेरे पास एक प्रॉपर कल्टीवेशन जेम होता,
हालांकि सुलियन ने मेरे लिए जिस जेम को ढूंढा है ना, वो इस दुनिया के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इस गॉड किंग को जो चाहिए उसके कंपैरिजन में वो जेम तो कुछ भी नहीं। और अभी मेरी करंट कल्टीवेशन स्टेज से मैं इस जगह को इंटरस्टेलर एरिया या फिर एक हायर रिलम एरिया में ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन अभी मैंने जो फॉर्मेशन क्रिएट की है ना, उसकी वजह से कोई भी आम इंसान अब 150 ईयर्स तक अपनी लाइफ को जी सकता है। ऐसा ही होता है जब एक इमोर्टल मोटर रिलम में रहने का डिसाइड करता है। तो अब इस चीज की खुशी मनाओ कि तुम मोटर्स के साथ एक इमोर्टल गॉड भी रह रहा है। फिर हम देखते हैं कि लीफेन विला के अंदर वापस चला जाता है और वो सोच रहा होता है कि अब समय आ गया है कि अब चूजर कल्टीवेशन स्टोन को एक्टिव किया जाए। फिर हम देखते हैं कि लीफेन ने चूजर डिवाइन स्टोन को अपने हाथों में ले लिया होता है और वो कह रहा होता है कि चूजर डिवाइन स्टोन ना एक तरह से ताइसियन डिवाइन स्टोन की तरह ही है, जिसका अलग बेसिक कल्टीवेशन स्टेज के लोग ही अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। और मेरी पास्ट लाइफ में जब मैं इमोर्टल सुप्रीम गॉड बन गया तब मेरे पास चूजर डिवाइन स्टोन था, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल अपने कल्टीवेशन के सपोर्ट के लिए नहीं कर पाया था। और वो कह रहा होता है कि चूजर डिवाइन स्टोन में ना टियानसियन डिवाइन स्टोन की फोर्स होती है और इसी फोर्स ने मेरी मदद की थी गॉड किलिंग डिवाइन बॉडी टेक्निक को सीखने में। इतना कहते हुए वो स्टोन को कॉपर पॉट के अंदर डाल देता है। फिर वो कॉपर पोट को अपने हाथों में लेकर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी वो पोट ग्लो करने लगता है। लीफेन कहता है पता नहीं किसी ने फॉर्नेस की स्पिरिचुअल फोर्स को इस कॉपर पोट के अंदर सील कर दिया था और इस सील को ना बहुत ही लंबा समय हो गया है, तो ये सील अब बहुत ही कमजोर हो गई है। लेकिन ये एनर्जी काफी थी इस चूजर डिवाइन स्टोन को एक्टिव करने के लिए। हम देखते हैं कि लीफेन ने उस स्टोन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया होता है और वो सोच रहा होता है कि ये चूजर डिवाइन स्टोन ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसे एब्जॉर्ब करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कहीं से एंडलेस पावर आ रही है जो कि ओवरफ्लो कर रही है। तभी वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि स्टोन के अंदर एक डिवाइन टेक्निक है। ये देख वो उसे ओपन करने के लिए चिल्लाता है। हम देखते हैं कि स्टोन के अंदर से बहुत ही ज्यादा लाइट्स निकलने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि लीफेन की आंखें रेड ग्लो करने लगती हैं और वो कह रहा होता है कि ये चूजर डिवाइन स्टोन कॉस्मोस की देन है, मुझे मेरी इमोर्टल सुप्रीम गॉड आई दोबारा मिल गई और ये सब इस फोनिक्स की स्पिरिचुअल फोर्स की मदद से हुआ है। लिटिल फोनिक्स, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वो कह रहा होता है कि मुझे मेरी पास्ट लाइफ में ये हेवनली गॉड आई को पाने के लिए सुप्रीम इमोर्टल स्टेट तक पहुंचना पड़ा था, लेकिन इस बार फोनिक्स तुम्हारी वजह से मुझे ये मेरी गॉड आई इतनी जल्दी मिल गई। लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ही कम आंक लिया था। तभी हम देखते हैं कि कॉपर पॉट की सील टूट गई होती है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा लाइट्स बाहर निकल रही होती है। हम देखते हैं कि उन लाइट्स के बीच में से एक फोनिक्स बाहर निकलता है। ये देख लीफेन कहता है मुझे लगा था कि कॉपर पॉट में सिर्फ फोनिक्स की स्पिरिचुअल फोर्स सील है, लेकिन नहीं, मैं गलत था, यहाँ एक रियल फोनिक्स सील था। फिर हम देखते हैं कि लीफेन कुछ हैंड साइंस बना रहा होता है और वो कहता है कि अगर तुम बाहर आई गए हो तो मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। मेरे लिए ये एक ऑनर की बात होगी कि मैं एक सम्मानित मैजेस्टिक फोनिक्स से कॉन्ट्रैक्ट बना पाया। मेरी बात को मानो, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। फिर हम देखते हैं कि हेवनली कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया होता है। फिर हम देखते हैं लीफेन को जो कि कह रहा होता है कि भले ही तुम एक फोनिक्स हो, लेकिन तुम एक टाइसोन एनर्जी को नहीं हरा सकते। फिर हम देखते हैं कि लीफेन फोनिक्स को लेकर विला के बाहर आ गया होता है और वो फोनिक्स से कहता है कि अब ना तुम्हें मेरी फॉर्मेशन में मदद करनी होगी, तुम्हें दूसरी जगहों से स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके यहाँ लाना होगा, जिससे मुझे कल्टीवेट करने में आसानी होगी। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं फ्यूचर में तुम्हें मेरे साथ अपर रिलम में वापस ले चलूंगा। और वो कह रहा होता है कि तुम्हें ज्यादा दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम चूजो माउंटेन तक के एरिया में घूम सकते हो और स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हो। हम देखते हैं कि फोनिक्स हवा में ऊपर उड़ गया होता है। वहीं लीफेन सोच रहा होता है कि ज्यादातर मास्टर्स अपनी रक्षा के लिए ड्रैगन या फिर फोनिक्स की स्पिरिट को रखते हैं, वही मुझे तो एक रियल फोनिक्स मिला है, वो भी इस टाइमलाइन में। वही हम देखते हैं कि फोनिक्स ऊपर हवा में पहुंच गया होता है, जिसे देख एक बच्चा कह रहा होता है कि मॉम देखिए, वहाँ एक फायरबर्ड है, बिल्कुल हैरी पॉटर की तरह, क्या हम उसे रख सकते हैं क्या? वहीं एक आदमी कह रहा होता है कि लगता है कि मूवी डायरेक्टर ने मूवी बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसों को खर्च किया है, जो कि वो इतनी बढ़िया 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं लीफेन को जो कि अपनी हेवनली गॉड आई का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो देखता है कि टियानजेन पर कोई हमला कर रहा होता है, वहीं बाकी गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लीफेन सोच रहा होता है कि लगता है कि चू फैमिली पे कोई मुसीबत आ गई है। तभी वहाँ सुलेन आ जाती है और वो कहती है कि टीचर। उतने में ही लीफेन कहता है कि मुझे पता है, चलो अभी हम तुरंत चलते हैं। हम देखते हैं कि सुलेन को लीफेन की बात समझ नहीं आ रही होती है। लीफेन कहता है ये आदमी ना चू फैमिली की जरूर मदद करेगा, चू फैमिली के मेरे ऊपर बहुत ही उपकार है और मैं किसी के उपकार को नहीं भूलता, तो मैं चू फैमिली की जरूर मदद करूंगा। फिर हम देखते हैं कि लीफेन अपनी शर्ट को पहनते हुए बाहर जा रहा होता है। वहीं सुलेन झुकते हुए लीफेन को थैंक यू कह रही होती है और वो सोच रही होती है कि आखिरकार टीचर को कैसे पता चला कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। टीचर ना मुझे हर बार धोखा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि लीफेन और सुलेन दोनों ही कार में बैठ गए होते हैं। सुलेन लीफेन को बताती है कि टीचर, हमारी चू फैमिली और जियांग बाई नी फैमिली के बीच में ना बहुत से आपसी मतभेद हैं और एक कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और हाल ही के कुछ सालों में ये और भी बढ़ गया है। हाल ही में नी फैमिली वालों ने हमारे इंपोर्टेंट माल से भरे ट्रक पर हमला किया था, उसी चक्कर में नी फैमिली वालों का छोटा बेटा मारा गया, तो अब दोनों फैमिलीज के बीच में आपसी मतभेद और भी बढ़ गया है। नी फैमिली वाले ग्रैंडपा को मारने के लिए बहुत से असिस्टेंट को भेजते रहते हैं। आपको तो पता ही होगा टीचर, जब हम पहली बार मिले थे ना तब ग्रैंडपा के ऊपर हमला हुआ था, वो भी शायद से उन नी फैमिली वालों ने करवाया था और मुझे तो समझ नहीं आता कि उन्हें हम पर हमला करने के लिए इतने पावरफुल लोग कहाँ से मिल जाते हैं। और अभी नी फैमिली वालों ने जिस असिस्टेंट को हायर किया है ना, उसे हम हल्के में नहीं ले सकते। हमने उसे रोकने के लिए मिलिट्री और इलाइट सिक्योरिटी फोर्स के कुछ लोगों को काम पर रखा, लेकिन वो सभी लोग मिलकर भी उस अकेले को नहीं रोक सके। सभी गार्ड्स मारे गए और तो और उस पे गोलियां तक काम नहीं करती। सुलेन की बात सुन लीफेन सोच रहा होता है कि
सोंगजोंग के साथ जो बंदा था ना, वो कह रहा था कि वो असिस्टेंट उसका छोटा भाई था। इसका मतलब वो असिस्टेंट भी नी फैमिली वालों ने भेजा था, लेकिन वो बहुत ही अनलकी था जो कि उस दिन वो कुछ भी नहीं कर पाया और मेरे हाथों से मारा गया। वहीं सुलेन कह रही होती है कि वो तो अच्छा हुआ उस समय वहाँ पुलिस फोर्स आ गई जिन्होंने मेरे ग्रैंडपा को बचा लिया, नहीं तो शायद अभी तक मेरे ग्रैंडपा इस दुनिया को छोड़ चुके होते। तो अब हमारी चू फैमिली ने डिसाइड किया है कि अब ना उन्नी फैमिली वालों को और मौका नहीं देंगे, हम उन्नी फैमिली वालों से फाइट करेंगे और उनका फैसला करेंगे। फिर हमें चू फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है। सुलेन लीफेन को अंदर चलने के लिए कहती है, फिर वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं। तभी गार्ड सुलेन से कहता है कि सलाम अलैकुम। वही हम देखते हैं कि वहाँ तियानजंग आ जाता है जो कि लीफेन से कहता है कि मेरे एक बार बुलाने पर आप यहाँ आए, इसके लिए आपका धन्यवाद, मेरे मेंशन में आपका स्वागत है। फिर हम देखते हैं कि रात के 11 बज गए होते हैं। तियानजंग लीफेन से कहता है कि मिस्टर ली, अभी मुझे कुछ काम निपटाने हैं, तो अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आपके साथ सुलेन यहाँ रहेगी, आप उसे कह सकते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। फिर हम देखते हैं तियानजंग वहाँ से जा रहा होता है। तभी वहाँ सुफेंग आ जाता है और वो कहता है कि सुलेन, मैंने सुना है कि आज दोपहर में यहाँ लीफेन आया था। तभी वो लीफेन को देखता है और वो लीफेन से कहता है कि ओह, तो तुम यहाँ बैठे हो, हमारी चू फैमिली की मदद अब ये बच्चा करेगा। लगता है कि ग्रैंडपा की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका दिमाग भी खराब हो गया है, जो कि वो इस बच्चे से मदद ले रहे हैं। सुलेन, तुम ना इसे अभी यहाँ से बाहर निकाल दो, हमें ना मेरे मास्टर को बुलाना चाहिए, वो ना यहाँ के सब कुछ ठीक कर देंगे। और मुझे लगता है कि ये कमीना ना हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है और हमसे पैसे ऐड कर यहाँ से निकल जाएगा। सुलेन कहती है, सुफेंग, मिस्टर ली ना हमारे इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, तो तुम्हें ना उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। क्या तुम फिर से उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि पिछली बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सुफेंग सोच रहा होता है कि मेरी कजन, मैं ना इस बच्चे को तुम्हें ठगने नहीं दूंगा, भले ही तुम मुझे रोकने की कोशिश करो, लेकिन आज मैं इस डोंगी को बेनकाब कर दूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि ये एक धोखेबाज है जो कि बस तुमसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि उसने लीफेन को चैलेंज कर दिया होता है। वो लीफेन से कहता है कि लीफेन, तुम ना मुझसे लड़ो, मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाकर रहूंगा। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया ना तो तुम्हें चूजो सिटी छोड़कर जाना होगा। अगर तुम्हें हिम्मत हो ना तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अगर तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो मैं समझूंगा कि तुम एक नामर्द हो। लीफेन कहता है, पहले तो तुम अपने हाथ को वापस मोड़ो, और तुम ना अभी इस महान आदमी की पावर्स को नहीं जानते हो। तुम ना मेरे सामने एक चीटी हो जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि तुम चू फैमिली से हो तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। सुफेंग कहता है, तुम कमीने, तुम मुझसे डर कर बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अगर हिम्मत हो ना तो मुझसे फाइट करो। सुलियन सुफेंग को पीछे खींचते हुए कहती है कि सुफेंग, तुम्हें पता है क्या, तुम ना अभी अपनी मौत को दावत दे रहे हो, जल्दी करो और उनसे माफी मांग लो। लेकिन हम देखते हैं कि सुफेंग ने सुलेन को धक्का दे दिया होता है और वो कहता है कि सुलेन, तुम ना मुझे रोकने की कोशिश मत करो, जब मेरे मास्टर यहाँ आ जाएंगे ना तो वो चू फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, तो हमें ना इस डोंगी की मदद लेने की कोई भी जरूरत नहीं। तुम ना मुझे मत रोको, आज ना मैं इसे इसकी जगह दिखा दूंगा। फिर वो लीफेन से कहता है कि कमीने कहेंगे, तूने मुझसे मेरी ओयांग पाई को छीनने की कोशिश की, आज ना मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू मेरे हाथों से मर जाए। पीछे से सुलेन कह रही होती है कि सुफेंग, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम ना बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। लीफेन कहता है, तुम्हें ना और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, आज ना मैं इस बच्चे को बता ही देता हूँ कि ये बच्चा आखिरकार किससे बात कर रहा है। सुफेंग कहता है, क्या तुम बताओगे मुझे कि आखिरकार तुम कौन हो? तुम ना मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं ना तुम्हें बिना किसी एडिटेशन के कुछ भी कह सकता हूँ। आखिरकार तुम हो ही कौन? एक पागल जो कि अपने आप को एक गॉड समझता है। तुम्हें ना मेंटल हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाने की जरूरत है। हम देखते हैं कि लीफेन ने सुफेंग को थप्पड़ मार दिया होता है और वो कह रहा होता है कि तुम तो बहुत ही स्लो हो, जरा तेजी दिखाओ तो इंसान। सुफेंग चिल्लाते हुए कहता है कि जब मैं तुमसे बात कर रहा था तब तुमने मुझ पर सरप्राइज अटैक किया, तुम्हें ना इसकी कीमत चुकानी होगी। हम देखते हैं कि लीफेन ने सुफेंग को एक और थप्पड़ मार दिया होता है, जिससे सुफेंग सीधा उड़ते हुए दरवाजे से टकरा जाता है। सुफेंग कहता है, तुम कमीने, अब तुम भाड़ में जाओ, आज ना मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर हम देखते हैं उसने लीफेन पर अपने पन से अटैक कर दिया होता है और वो कह रहा होता है कि तुम कमीने, मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुम्हारे चेहरे को और नहीं जीत सकता, आज ना मैं तुम्हारे इस चेहरे को बिगाड़ दूंगा। हम देखते हैं कि लीफेन ने अपने पन से सुफेंग के पंच पर अटैक कर दिया होता है, जिससे सुफेंग की हाथ की हड्डी टूट जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुफेंग दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। सुलेन लीफेन से कहती है, टीचर आप ना उसे जाने दीजिए, मेरे और मेरे ग्रैंडपा के लिए उसे छोड़ दीजिए, वो ना बहुत ही नादान है, प्लीज आप ना उसकी लाइफ को बख्श दीजिए। सुफेंग कहता है, तुम किस चीज का वेट कर रहे हो बेवकूफ, जल्दी करो और मुझे मार डालो। अगर तुमने ऐसा किया ना तो मेरे मास्टर तुमसे मेरी मौत का बदला लेंगे। तुम कायर, जल्दी करो और मुझे मार डालो। फिर हम देखते हैं लीफेन अपनी जगह से खड़ा होकर सुफेंग की दोनों लातों को तोड़ देता है, फिर वो सुफेंग के दूसरे हाथ को भी तोड़ देता है। हम देखते हैं सुफेंग दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है कि तुम कमीने, तुम एक मॉन्स्टर हो। लीफेन कहता है, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर ने मुझे तुम्हारी लाइफ को बख्शने के लिए कहा है तो मैंने सिर्फ तुम्हारे दोनों हाथ पाँव को तोड़ा। अब ना तुम अपनी ये बेकार लाइफ को जियो एक अपाहिज बनकर, और तुम्हें ना खुद को बहुत ही लकी समझना चाहिए कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी सिस्टर है जिसने कि आज तुम्हारी लाइफ को बचा लिया। फिर हम देखते हैं सुलियन को जो कि चिल्लाते हुए कह रही होती है कि जल्दी करो, हमें ना सुफेंग को हॉस्पिटल ले जाना होगा। हम देखते हैं कि तभी वहाँ तियांजंग आ जाता है और वो कह रहा होता है कि सुफेंग को आखिरकार क्या हुआ है। फिर हम देखते हैं कुछ गार्ड्स को जो कि सुफेंग को स्ट्रेचर पर ले जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं तियांजंग को जो कि लीफेन के पास जाके कहता है कि मिस्टर ली, आपका धन्यवाद कि आपने मेरे पोते की लाइफ को बख्श दिया, वो ना बहुत ही एरोगेंट बच्चा है जिसने आपका अपमान किया, आशा करता हूँ कि आप ना हमें इसके लिए माफ कर देंगे। लीफेन कहता है, ठीक है, मैंने उसे माफ किया। तभी हम देखते हैं कि एक गार्ड तियांजंग के पास आकर उसके कान में कुछ कहता है। वो सुन तियांजंग कहता है कि क्या ली सीजन यहाँ आ रहा है, लेकिन मैंने तो उसे यहाँ नहीं बुलाया।
सुलेन कहती है कि जरूर सुफेंग ने उसे बुलाया होगा। सुलेन की बात सुन तियांजिन चिल्लाते हुए कहता है कि ये मेरा बेकार निकम्मा पोता, आखिरकार उसे किसने कहा था ली सीजन को यहाँ बुलाने को। लीफेंग कहता है क्या ली सीजन, आखिरकार ये कौन है। सुलेन बताती है टीचर आपको ना उस ली सीजन से दूर रहना चाहिए, वो ना मेरे छोटे भाई का मास्टर है और उसका खुद का एक सेक्ट भी है जिसमें कई सारे मेंबर्स हैं और उनका दबदबा चारों तरफ फैला हुआ है। सब लोग उसे चूजों का सबसे ताकत और मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं और तो और वो पूरे जियांगबाई में बहुत ही ज्यादा फेमस है। बहुत से लोगों ने उसके डिसाइपल बनने की कोशिश की लेकिन वो सभी लोगों को मना कर देता है। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो कि उसके डिसाइपल बन पाते हैं। जब मेरा छोटा भाई उसका डिसाइपल बनना चाहता था तो मेरे ग्रैंडपा उससे मिलने के लिए गए थे। उसने मेरे छोटे भाई को अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए मेरे ग्रैंडपा से एक बड़े घर को मांग लिया था। तब जाके मेरा छोटा भाई सुफेंग उसका डिसाइपल बन पाया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कोई आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि ओल्ड मैन चू यहाँ क्या हुआ है, आखिरकार सुफेंग की ऐसी हालत किसने की। हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं ली सीजन होता है जिसे लोग बिग बॉस भी कहते हैं। बिग बॉस को अचानक से देख तियांजिन शॉक हो गया होता है और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। बिग बॉस कहता है कि तुम्हारी शक्ल देख के तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे यहाँ आने से खुशी नहीं हुई। तियांजिन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है और बदल ली, आप मेरे यहाँ आए ये तो मेरे लिए रिस्पेक्ट की बात है, प्लीज आप ना यहाँ बैठिए। फिर हम देखते हैं बिग बॉस एक चेयर पे जाके बैठ जाता है। तभी वो अपने सामने लीफेंग को देखता है। लीफेंग को देख वो कहता है कि अब मुझसे ये मत कहना कि यही वो लड़का है जिसने कि मेरे डिसाइपल सुफेंग को इंजर्ड किया है। तभी बिग बॉस के साथ जो दो बंदे आए थे उनमें से एक बंदे को अचानक से कुछ याद आता है और वो लीफेंग की तरफ उंगली करते हुए कहता है कि बिग बॉस ये तो वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसी ने हमें और यांगसो को मारा था। बिग बॉस कहता है मैं ना कई दिनों से तुम्हें पूरे चूजो सिटी में ढूंढ रहा था और तुम मुझे अब जाके मिल ही गए। और वो कहता है कि तुम्हें लोग लीफेंग कहते हैं ना, तो बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुमने ना मेरे भाइयों को मारने की हिम्मत की है और साथ ही साथ तुमने मेरे डिसाइपल सुफेंग के हाथ पांव को भी तोड़ दिया। ये देख मेरे दिल को बहुत ही ठेस पहुंची है, तो अब ना तुम भी अपने हाथ पांव को खुद से तोड़ लो, वरना अगर मैं तुम्हें मारने पर आ गया ना तो पहले तो बस तुम्हारे हाथ पांव ही टूटते, लेकिन मेरी मार से तुम मारे जाओगे। तुम मेरे ब्रदर्स और डिसाइपल को तो मार सकते हो लेकिन तुम ना मेरे सामने कुछ भी नहीं, तो अब ना जल्दी करो और मेरे सामने दया की भीख मांगो। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना ना तो ये मत सोचना कि तुम आज यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे। और वो मनी मन सोच रहा होता है कि ये बच्चा ना दिखने में बिल्कुल भी खास नहीं लगता, पता नहीं इसने मेरे ब्रदर्स और डिसाइपल को मारने की कैसे हिम्मत की। हाँ अगर लुक्स की बात हो ना तो ये बच्चा दिखने में थोड़ा गुड लुकिंग है लेकिन इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं। फिर भी मुझे इस बच्चे को सबक तो सिखाना ही होगा, इसने मेरे ब्रदर्स और डिसाइपल को मारने की हिम्मत की है तो मैं इसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने दे सकता। अगर मैंने इसे यहाँ से ऐसे ही जाने दिया ना तो पूरा चूजो सिटी मुझ पर थूकेगा और अगर ये बात बाहर कहीं फैल गई ना कि मेरा डिसाइपल एक साधारण से बच्चे से हार गया तो फिर और कोई मेरा डिसाइपल बनना क्यों चाहेगा, ऐसे तो मेरी सारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लीफेंग कहता है ये जो तुम्हारे साथ दो कुत्ते खड़े हैं ना उन्होंने यांगसो के साथ मिलकर मुझे मारने की हिम्मत की थी, वो तो उस वक्त मैंने उन्हें बस थोड़ा सा इंजर्ड किया था और उन्हें वहाँ से जाने दिया। इसे ना तुम इस महान आदमी की दया समझ सकते हो। और अगर बात रही तुम्हारे डिसाइपल सुफेंग की तो वो बात बात पर मुझे धमकियां देता था, वो तो बस मैंने उसके हाथ पांव को तोड़ा और उसे अपंग बनाकर उसकी लाइफ को बख्श दिया और समय के साथ साथ वो ठीक भी हो सकता है। ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो चू फैमिली से है, वरना अब तक तो मैंने उसे कब का मार डाला होता। और हाँ तुम कह रहे थे कि मैंने अगर तुम्हारी बात को नहीं माना ना तो मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। मुझे ना घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और लोग तुम्हें क्या कहते हैं, लेकिन तुम भी ना मेरे सामने एक चींटी हो, एक छोटी सी चींटी जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ। हम देखते हैं कि लीफेंग की बात सुनकर बिग बॉस को बहुत ही गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, तुम क्या खुद को एक गॉड समझते हो। हम देखते हैं तियांजिन को जो कि सोच रहा होता है कि यहाँ ना मामला बिगड़ रहा है, मुझे ना ओल्ड ब्रदर ली को शांत करना चाहिए। फिर वो बिग बॉस से कहता है कि ओल्ड ब्रदर ली अपना शांत हो जाइए और प्लीज मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। आपको तो पता ही होगा मेरे कुछ पुराने दुश्मनों के बारे में जो कि अक्सर मुझे मारने के लिए असिस्टेंट को भेजते रहते हैं, तो मैंने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मिस्टर ली को यहाँ बुलाया था कि वो हमारी चू फैमिली को प्रोटेक्ट करें। बिग बॉस कहता है ओह तो ये बच्चा चू फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आया है, लेकिन क्या ये बच्चा चू फैमिली को अकेला प्रोटेक्ट कर पाएगा? ओल्ड ब्रदर चू, मैंने आपकी चू फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बच्चे की मदद करूंगा, लेकिन जब हम उन नी फैमिली वालों को हरा देंगे ना तो फिर मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ने वाला। फिर वो चेयर पर वापस बैठ जाता है। वो तियांजिन से कहता है कि ओल्ड ब्रदर चू, क्या आपको लगता है कि ये लड़का मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है जो कि आपने मुझसे पहले इस बच्चे से हेल्प मांगी? मैंने ना कभी इस बच्चे को नहीं देखा, ना ही ऐसे किसी बच्चे के बारे में सुना है जो कि आपको आपकी इस प्रॉब्लम में हेल्प कर सके, तो क्या आपको इस पर मुझसे भी ज्यादा भरोसा है क्या? तियांजिन कहता है ओल्ड ब्रदर ली अपना गलत समझ रहे हैं, मिस्टर ली ना आपकी तरह ही एक पावरफुल इंसान है और अगर आप दोनों मिलकर हमारी चू फैमिली के लिए फाइट करेंगे ना तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम उन नी फैमिली वालों को बहुत ही आसानी से हरा देंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें फैंग यांग कोगाडो का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं यांगसो और वुसवांग को। वुसवांग कह रही होती है कि यांगसो यहाँ इतने सारे लोग क्यों आ रखे हैं, और हाँ तुमने मुझे कहा था कि हम यहाँ अपना बदला लेने आए हैं, इससे तुम्हारा क्या मतलब था? यांगसो कहता है क्या तुम्हें याद है क्या मैं तुम्हें नी फैमिली के बारे में बताया था, आज ना नी फैमिली चू फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगी। वुसवांग कहती है क्या नी फैमिली सचमुच इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या वो चू फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? यांगसो कहता है हाँ बिल्कुल वो चू फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो हम यहाँ उनके साथ कॉर्पोरेट करने आए हैं। अब ना जल्दी करो, अंदर मेरे डैड बहुत ही देर से हमारा इंतजार कर रहे होंगे और अभी हमें नी फैमिली से भी मिलना बाकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अरीना का सीन दिखा जाता है। भीड़ में से एक बंदा कह रहा होता है कि देखो एक और बंदा हार गया, वहीं दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अरे देखो ये तो यांग फैमिली वाले है ना, वो भी यहाँ आ गए। फिर हम देखते हैं डाइटर यांग को जो कि उसके सामने बैठे एक बंदे से कह रहा होता है कि हम ना यहाँ आपकी नी फैमिली को रिस्पेक्ट शो करने आए हैं।
जब आपकी नी फैमिली चू फैमिली को डिस्ट्रॉय कर इस पूरे चूजो सिटी को टेक ओवर करेगी ना, तो इस चीज में हमारी यंग फैमिली भी आपकी मदद करेगी। वो बंदा कहता है कि मैं ना जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए। जब मैं चू फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और चूजो को टेक ओवर कर लूंगा तो मैं तुम्हें नी फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव बना दूंगा, क्योंकि तुमने इस साल जो इन्फॉर्मेशन दी है ना उसके बदले में तुम्हें ये गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। डाइटर यंग कहता है हाँ आप ना ठीक कह रहे हैं, हम ना अपना बेस्ट देंगे। फिर हम देखते हैं वो तीनों स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। बुशवांग यांगसो से पूछती है कि यांगसो आखिरकार वो इंसान कौन था, वो ना मुझे बहुत ही एरोगेंट लग रहा था, यहाँ तक कि अंकल यांग को भी उसके सामने झुकना पड़ा। यांगसो बताता है उसका नाम ना नीहू है, वो ना जियांग बाई की नी फैमिली का मालिक है, एक रियल मार्शल आर्टिस्ट एक्सपर्ट, और मैं उसके बारे में क्या ही बताऊं, उसके सामने ना चू फैमिली की कोई भी औकात नहीं, यहाँ तक कि चूजो में भी ऐसा कोई नहीं जो कि उसे हरा सके। तुम्हें लग रहा होगा कि चू फैमिली के पास लीफेन है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन मेरी बात मानो, लीफेन जो मार्शल आर्ट जानता है ना वो तो नीहू के सामने कचरा है। लीफेन ना नीहू की मार्शल आर्ट को मैच नहीं कर सकता। तुम देख रही हो ना वो जो फ्लोर पर लोग पड़े हुए हैं ना वो सभी के सभी मार्शल आर्टिस्ट एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो सभी मिलकर भी उस अकेले नीहू को नहीं हरा पाए। आज ना चू फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आज ही लीफेन भी मारा जाएगा। लीफेन और चू फैमिली इन दोनों ने ही मिलकर हमारी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की है, तो आज ना हम उन्हें इसका भुगतान करवाएंगे। वही वुसवांग सोच रही होती है कि लीफेन, मैं मानती हूँ कि तुम पहले की तुलना में बहुत ही ज्यादा बदल गए हो, लेकिन अभी भी तुम एक उथले हुए इंसान हो जो कि अपनी छोटी सी दुनिया में ही रहता है। तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है वो तुम नहीं देख सकते, ये पूरी तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारी ऐसी हालत के लिए तुम खुद को दोष दो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बिग बॉस, लीफेन, सुलियन और तियांगजेंग ये चारों ही गेट से अंदर इंटर करते हैं, जिन्हें देख एक बंदा कहता है कि फाइनली चू फैमिली यहाँ आ गई। वहीं दूसरा बंदा कहता है कि यहाँ तो बिग बॉस भी आए हैं, बिग बॉस अपना जल्दी कीजिए और उस एरोगेंट इंसान को सबक सिखाइए। वहीं दूसरा एक और बंदा कह रहा होता है कि हाँ वो ना ठीक कह रहा है, ये जियांग बाई सिटी का आदमी हमारी चूजो सिटी के मास्टर्स को मारकर बहुत ही उड़ रहा है, आप ना इसे इसकी औकात दिखा दीजिए। हम देखते हैं यांगसो को जो की सोच रहा होता है की बस थोड़ा वेट और फिर मास्टर नीहू तियांगजेंग को मार डालेंगे, फिर चू फैमिली की जगह हमारी यंग फैमिली चूजो सिटी पर राज करेगी। फिर तुम सभी को मेरे सामने घुटने टेक कर मेरे जूतों को स्टार्ट का साफ करने पर मैं तुमको मजबूर कर दूंगा, खास करके उस घमंडी चूसुलियन को। फिर हम देखते हैं निहाओ को जो कि कह रहा होता है अरे देखो यहाँ कौन आया है, ये तो एक बंदर है, मेरे बंदर चू तियांगजेंग, जल्दी मेरे पास आओ और मेरे सामने अपने घुटने टेको, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। फिर हम देखते हैं कि भीड़ में से एक बंदा स्टेज पर छलांग मारते हुए कहता है कि सुन बे कमीने, तुझे ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, तुम ना हमारे चूजो सिटी के मास्टर्स को हरा के बहुत ही उड़ रहे हो ना, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं तुम्हें वहीं वापस भेज दूंगा जहाँ से तुम आए हो। नीहू कहता है क्या तुम मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे हो? बच्चे, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ कि तुम मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे हो, लेकिन तुम ना मेरे जूते के भी बराबर नहीं हो, तो अब ना यहाँ से दफा हो जाओ वरना कहीं मैं तुम्हारी हड्डियां ना तोड़ दूं। फिर हम देखते हैं वो बंदा निहाओ पे हमला करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और वो कह रहा होता है कि तुम कमीने, तुम ना मुझे कम आंकने की हिम्मत कर रहे हो। हम देखते हैं कि नीहू ने उसके पंच को डॉज कर लिया होता है। फिर वो बंदा अपने दूसरे हाथ से एक और पंच मारता है, लेकिन नीहू उसे भी डॉज कर लेता है। फिर नीहू उस बंदे को एक जोरदार लात मारता है, जिससे वो बंदा सीधा स्टेज से बाहर एक दीवार से जाके टकरा जाता है। हम देखते हैं कि भीड़ में से एक बंदा कह रहा होता है कि ये बच्चा तो नीहू के एक बार को भी नहीं संभाल सका, क्या अब ऐसा कोई भी नहीं बचा जो कि हमारी सिटी चूजो की रेपुटेशन को बचा सके। फिर हम देखते हैं नीहू को जो कि कह रहा होता है कि तियांगजेंग, तुम्हें ना और लोगों को तुम्हारे लिए फाइट करने के लिए नहीं भेजना चाहिए, चूजो में ना मेरे मैच का कोई भी नहीं जो कि मुझसे फाइट कर सके, यहाँ के सभी लोग ना कचरा है। तियांगजेंग कहता है नीहू, तुम्हें ना मुझे या चूजो के लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए, तुम्हारे भाई के साथ जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरह से उसकी गलती थी, तो तुम्हारी ये बदले की याद बेकार है। मैं ना तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम ना जो भी कर रहे हो वो सोच समझ कर करो, फिर बाद में कहीं तुम्हें इस चीज का पछतावा ना हो। नीहू कहता है तुम ना बकवास करना बंद करो, तुम्हें मुझे सलाह देने की कोई भी जरूरत नहीं, आज ना मैं तुम्हारे सिर को काट कर मेरे भाई को चढ़ा दूंगा जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। फिर हम देखते हैं बिग बॉस ने स्टेज पर छलांग मारी होती है और वो कह रहा होता है कि तुम कमीने, तुम्हें चूजो के सबसे ताकतवर मास्टर से लड़ना था ना, तो देखो मैं यहाँ आ गया हूँ, चलो आओ और मुझसे फाइट करो। नीहू कहता है तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ बंदरों का राजा आ गया है, लेकिन एक बंदर तो बंदर ही होता है, वो ना कभी जंगल का राजा शेर नहीं बन सकता, तुम ना मुझसे फाइट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। हम देखते हैं बिग बॉस ने अपनी शॉट को बाहर निकाल लिया होता है, फिर उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं निहाओ कह रहा होता है अरे बंदरों के राजा, लगता है कि तुम ना थक गए हो, कैसा होगा मैं तुम्हारे लिए इस मैच को जल्दी खत्म कर दूं। फिर हम देखते हैं नीहू ने बिग बॉस को नीचे पटक दिया होता है, जिससे वहाँ एक धमाका होता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। फिर हम देखते हैं बिग बॉस को जो कि सोच रहा होता है कि उसने मेरे सभी हमलों को कैसे रोक लिया, मेरे सभी हमले आखिर कैसे। फिर हम देखते हैं कि बिग बॉस को उनका असली लगता है, वहीं बिग बॉस के दोनों ब्रदर्स उसे उठाने के लिए आ गए होते हैं। वहीं बिग बॉस कहता है क्या वो ग्रैंड मास्टर के लेवल तक पहुंच गया, जिसे टाइटल मास्टर की पीक माना जाता है, और वो सोच रहा होता है कि मैंने अपनी आधी लाइफ ग्रैंड मास्टर के लेवल तक पहुंचने के लिए लगा दी, लेकिन मैं फिर भी सिर्फ इनर स्ट्रेंथ लेवल तक ही पहुंच पाया। वहीं इसने ग्रैंड मास्टर के लेवल को टच कर लिया। ये है नीहू, एक रियल टैलेंट, अगर मैं उसके आखिरी हमले से नहीं बचता ना तो मैं पक्का से मारा जाता। हम देखते हैं कि तभी वहाँ सुफेंग आ जाता है और वो बिग बॉस को इस हालत में देखकर बहुत ही हैरान हो गया होता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे मास्टर ना चूजो सिटी के फर्स्ट मास्टर हैं, आखिरकार वो किसी से कैसे हार सकते हैं। वहीं हम देखते हैं कि भीड़ में से एक बंदा कह रहा होता है कि क्या नीहू ने ग्रैंड मास्टर के लेवल को टच कर लिया, आखिरकार इसका मास्टर कौन है। वहीं दूसरा एक बंदा कह रहा होता है कि अरे कोई इस नीहू को नहीं हरा सकता क्या ये एक अजय व्यक्ति है क्या। वहीं हम देखते हैं तियांगजेंग को जो कि सोच रहा होता है कि क्या नीहू भी एक ग्रैंड मास्टर है क्या। अब ना मुझे डर लग रहा है कि मिस्टर लीफेन भी उसे हरा पाएंगे कि भी नहीं, क्या आज मैं सचमुच मरने वाला हूँ क्या, तो क्या मेरा अंत इसी तरह से होने वाला है। आखिरकार मेरे पास मेरी पोती सुलियन और मेरे पोते सुफेंग का क्या होगा।
हम देखते हैं सुलेन को, जो कि तियानजिन से कह रही होती है कि ग्रैंडपा अपना चिंता मत कीजिए, टीचर ना उस नीहू को हरा देंगे। मैं अपने टीचर को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, वो ना इस नीहू से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप ना बस उन पर भरोसा रखिए। तियानजिन कहता है मेरी बच्ची तुम ना रहने दो, मुझे पता है कि अब मैं नहीं बचने वाला, मेरा अंत अब निश्चित है। फिर हम देखते हैं कि न्यू तियानजिन से कह रहा होता है कि क्या हुआ मेरे बंदर, क्या तुम्हारी फौज में ऐसा कोई भी नहीं बचा जो कि मेरे साथ मुकाबला कर सके? मुझे तो यहाँ ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा, अगर नहीं है तो मैं तुम्हारे चेहरे को अपने जूतों के नीचे रखूंगा, जैसे मैं चूजों के बाकी मास्टर्स के साथ किया। मैं ना पहले तुम्हें अपमानित करूंगा, फिर तुम्हें मार डालूंगा और तुम ना कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वो कहता है कि क्या चूजों के सभी मार्शल आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं क्या? बिल्कुल कचरा, तुम सभी के सभी एक कचरे का ढेर हो। तभी हम देखते हैं कि एक बूढ़ो स्टेज पर छलांग मारते हुए ऊपर आ गया होता है और वो पिस्तौल को घुमाते हुए कहता है कि मैं ना ताऊ भाई हूँ, इमोटल कैसेट का मास्टर। न्यू तुम्हें चूजों के मार्शल आर्टिस्ट को कम नहीं आंकना चाहिए था, अब ना तुम मरो। हम देखते हैं कि ताऊ भाई ने गोली चला दी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि न्यू ने अपनी शील्ड को एक्टिव कर लिया होता है, जिससे वो गोली शील्ड में जाके अटक जाती है। ये देख ताऊ भाई बहुत ही हैरान हो गया होता है। न्यू कहता है क्या रे चच्चा, तेरे पास पिस्टल पास नहीं है क्या, जो कि तू मुझे इस पिस्तौल से मारने की कोशिश कर रहा है? यहाँ ना हमें हमारे मार्शल आर्ट का यूज करके लड़ना था, लेकिन तुम तो अपने पिस्तौल का यूज करने लगे। फिर हम देखते हैं कि न्यू एकदम से भागकर ताऊ भाई के पास पहुंच जाता है और वो ताऊ भाई की पिस्तौल को अपने हाथों से ही तोड़ देता है। ये देख ताऊ भाई सोच रहा होता है कि अरे ये क्या था, इतना ज्यादा फास्ट, मैं तो उसे देख तक नहीं पाया। न्यू कहता है चच्चा तुम ना बहुत ही स्लो हो और तुम खुद को एक मार्शल आर्टिस्ट कहते हो। हम देखते हैं कि न्यू ने अपने हाथों से ही ताऊ भाई के सिर को दबोच दिया होता है, जिससे ताऊ भाई वहीं मारा जाता है। न्यू कहता है तुम सब अपने आप को एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट समझते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सब ना मार्शल आर्टिस्ट के नाम पर एक धब्बा हो, तुम सभी के सभी चूजों वालों एक कचरे का ढेर हो। फिर वो तियानजिन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो कह रहा होता है कि मेरे बंदर ये दिन ना तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा। और वो कहता है कि लेकिन मैं ना तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देने वाला। कैसा होगा अगर मैं तुम्हें एक अंधेरे कमरे में लॉक कर दूं और रोज तुम्हें थोड़ा थोड़ा टॉर्चर करूं? मैं तुम्हारी लाइफ को इतनी बदतर बना दूंगा कि तुम मरने के लिए भी मुझसे भीख मांगोगे। तियानजिन कहता है मैं ना अपनी मौत से नहीं डरता, मुझे ना बस इस बात का दुख रहेगा कि मैं मारा भी गया तो एक कुत्ते के हाथों से। ये बात ना मेरी रेपुटेशन को खराब करेगी। न्यू कहता है तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मेरे सामने एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि न्यू तियानजिन पर पंच मारने वाला होता है, तभी ली फेन कहता है सुन बे छोटी सी चिटी, तू ना मेरे सामने तियानजिन को हाथ लगाने की हिम्मत कर रही है, क्या तुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता क्या? न्यू कहता है क्या एक और बंदर मेरे काम में दखल अंदाजी करने के लिए आ गया? सुन बे बंदर, जल्दी से मेरे पास आ और मेरे सामने 3 बार अपना सर झुकाकर मुझसे माफी मांग। अगर तू ऐसा करेगा ना तो मैं तुझे यहाँ से जिंदा वापस रहने दूंगा। ली फेन कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने सर झुकाऊं? क्या तुम इस चीज के लिए क्वालिफाइड भी हो क्या? हम देखते हैं कि ली फेन ने अपने पास का यूज करके अपने लीता इस वाले फॉर्म को न्यू को दिखाता है और वो कहता है कि तुम चीटी, तुम्हें पता भी है क्या आखिरकार तुम किसके सामने बात कर रहे हो? ये देख न्यू बहुत ही हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि ये और आखिरकार वो क्या था। फिर वो अपनी आंखें साफ करते हुए सोच रहा होता है कि शायद से ना वो बस एक इल्यूजन था और कुछ भी नहीं। और इस बच्चे को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसकी उम्र ना लगभग 20 साल के आसपास होगी। अगर इसने अपने माँ के पेट में रहकर भी कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया होगा ना तो भी अभी तक ये मेरे लेवल तक नहीं पहुंचा होगा। वो ना पक्का से एक इल्यूजन ही था। मुझे ना इस बच्चे से डरने की कोई भी जरूरत नहीं, मुझे ना इस बच्चे के अंदर से किसी भी तरह की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है और ये बच्चा उसे छिपा भी नहीं सकता। इसका मतलब ये ना बस एक साधारण सा बच्चा है, मुझे ना इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं। इतना सोच वो ली फेन से कहता है कि बच्चे तुम ना दिखावा करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम क्या हो। ली फेन कहता है सुनो चीटी, तुम ना अभी ग्रैंड मास्टर के लेवल को टच करने की पीक पर हो और अभी यहाँ कोई रियल ग्रैंड मास्टर भी आ जाए ना तो वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मैं उसे भी मार डालूंगा। तो तुम मेरे सामने क्या हो? हम देखते हैं बिग बॉस को, जो कि चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये घमंडी बच्चा आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये ना कोई मजाक करने का टाइम नहीं है। मैं ना उस आदमी के सामने एक पल भी नहीं टिक सका, तो ये बच्चा आखिरकार क्या ही कर लेगा? वो बच्चा ना पक्का से मारा जाएगा। फिर हम देखते हैं नीहू को, जो कि कह रहा होता है कि अब ना बस बहुत हो गया, मैंने ना तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना, तो अब ना तुम मरो। हम देखते हैं नीहू ने अपने पंच से ली फेन पर अटैक कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं बिग बॉस को, जो कि कह रहा होता है कि अब ना ये बच्चा नहीं बचने वाला। मुझे तो समझ नहीं आता कि इस जैसा घमंडी बच्चा अब तक इस दुनिया में कैसे जिंदा है। फिर हम देखते हैं कि न्यू के पंच से पहले ली फेन ने अपने हाथों का यूज करते हुए न्यू के कंधे पर अटैक कर दिया होता है, जिससे न्यू पीछे धकेला जाता है और वो सोच रहा होता है कि क्या इस बच्चे के पास की एनर्जी है क्या? आखिरकार ये बच्चा कौन है? क्या ये बच्चा कोई हिडन सेट का मास्टर है क्या? मुझे ना इस बच्चे को कम नहीं आंकना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि न्यू खून खांसने लगता है और वो सोच रहा होता है कि इस लड़के ने जानबूझकर अपनी की एनर्जी को छिपाया, इसने जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाया और मैं पागल इसके चाल में फंस गया और इसे कमजोर समझ बैठा। फिर हम देखते हैं न्यू ने अपनी शील्ड को एक्टिव कर लिया होता है और वो कह रहा होता है कि तुम जो कोई भी हो लेकिन तुम ना मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मेरी शील्ड मुझे प्रोटेक्ट करेगी। ये ना किसी मिसाइल तक को भी रोक सकती है, इस शील्ड को ना कोई भी नहीं तोड़ सकता। अगर तुम्हें हिम्मत हो ना तो अब तुम मुझे मारकर दिखाओ। फिर हम देखते हैं कि ली फेन ने उसकी शील्ड को तोड़ दिया होता है और वो न्यू से कहता है कि हाँ तो चीटी, तुम मुझे चैलेंज कर रहे थे ना कि मैं तुम्हारी शील्ड को तोड़ के दिखाऊं, लो मैंने तुम्हारी शील्ड को तोड़ दिया, तो अब तुम क्या कहना चाहोगे? न्यू सोच रहा होता है कि आखिरकार ये बच्चा कहाँ से आया है, मैं ना इसके पास को मैच नहीं कर सकता। इतना सोचकर वो वहाँ से भागने लगता है। ली फेन कहता है क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो?
लीफन अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करता है और एक बड़े हाथ को नीहू के ऊपर दे मारता है, जिससे नीहू नीचे जमीन के अंदर धस जाता है। फिर हम देखते हैं नीहू को, जो कि खून खांसते हुए कहता है कि तुम ना मुझे नहीं मार सकते, मेरे मास्टर ना एक रियल ग्रैंड मास्टर हैं, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि लीफन ने उसे अपनी मूर्ति के अंदर दबोच दिया होता है। ये देख भीड़ में से कुछ बंदे कह रहे होते हैं कि क्या वो बंदा एक इंसान ही है ना, क्या यही होती है एक रियल ग्रैंड मास्टर की पावर। फिर हम देखते हैं त्यानज़ेन को, जो कि लीफन के पास आके झुकते हुए कहता है कि मिस्टर लीफन, आपका शुक्रिया, आज ना आपने मेरी लाइफ को बचाया है। मैं वादा करता हूँ कि अब से ना आप हमारी ट्रू फैमिली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ खड़े बाकी सभी लोग लीफन के सामने झुक गए होते हैं। वही हम देखते हैं यांगसो को, जो कि उसके डैड से कहता है कि डैड अब हमें क्या करना चाहिए, क्या अब हमें सचमुच उस लीफन के सामने झुकना पड़ेगा क्या। डैड यांग कहते हैं मेरे बच्चे साओ, तुम ना मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि हमेशा एक कमजोर इंसान को ना एक ताकतवर इंसान के सामने झुकना ही पड़ता है, यही इस दुनिया का नियम है। तो तुम ना अपनी ईगो को साइड में रखो और जल्दी से अपना सर झुकाओ। देखो अपना नीहू हार गया है, तो अब हमें ना लीफन के सामने झुकना ही होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो हमारी यंग फैमिली खतरे में आ सकती है और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि हमारी यंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। फिर हम देखते हैं बिग बॉस को, जो कि कह रहा होता है कि वो बच्चा ना बस लकी था जो कि वो इस बैटल को जीत गया, वो ना कोई ग्रेट ग्रैंड मास्टर नहीं है। लीफन कहता है तुम ली सीजन, तुमने कहा था ना कि जब हम नी फैमिली वालों को हरा देंगे उसके बाद तुम मुझे सबक सिखाओगे, तो चलो अब मेरे पास आओ और मुझे सबक सिखाओ। फिर हम देखते हैं बिग बॉस को, जो कि स्टेज के ऊपर आते हुए कहता है कि मैं ना तुम्हें बता दूं कि अगर सोसाइटी में पोजीशन की बात हो ना तो मैं तुमसे ऊपर हूँ, तो तुम्हें ना मुझे कहना चाहिए कि। हम देखते हैं इतने में लीफन ने बिग बॉस को थप्पड़ मार दिया होता है और वो कह रहा होता है कि तुम कमीने, तुम अभी भी मेरे सामने शो ऑफ करने की जरूरत कर रहे हो। ये थप्पड़ ना तुम्हें सिखाएगा कि अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए हो ना तो तुम्हें भी दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। बिग बॉस कहता है तुम कमीने, तुम्हारी ये हिम्मत की, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हम देखते हैं लीफन ने बिग बॉस को एक और थप्पड़ मार दिया होता है और वो कहता है कि ये थप्पड़ ना तुम्हें नरम होना सिखाएगा, तुम्हें ना खुद को बहुत ज्यादा और दूसरों को कम नहीं आंकना चाहिए। वही हम देखते हैं सुफेंग को, जो कि ये देख सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि आज ना लीफन मारा जाएगा, लेकिन उसने तो इस मौके का फायदा उठाकर खुद को सबकी नजरों में ला दिया। अब ना मैं अपने मास्टर पर और भरोसा नहीं कर सकता, बस एक बार लीजा वापिस आ जाए। वो ना बचपन से ही मेरी सिस्टर सुलियन से प्यार करता है और मुझे यकीन है कि मेरी सिस्टर सुलियन ना अब उस कमीने लीफन से प्यार करने लगी है। जब ये बात लीजाओ को पता चलेगी ना तो वो इस कमीने लीफन को नहीं छोड़ने वाला। लीजाओ ना लोंगटियांग गैंग का डिसाइपल है, जहाँ के सभी लोग मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स हैं। लीफन, अब ना तुम्हारी लाइफ बस कुछ ही दिनों की रह गई है, अब ना तुम जल्दी ही मारे जाओगे। फिर हम देखते हैं यांगसो को, जो कि लीफन से कहता है कि लीफन, मैं ना अब तक तुम्हारे साथ बहुत ही गलत तरह से पेश आया हूँ, मुझे ना इस चीज का बहुत ही अफसोस है। मैं ना अब अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, तो मैंने अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है ना मैं उन सभी चीजों का बदला चुकाऊंगा। वही डाइटर यांग भी कह रहे होते हैं कि हाँ, मुझे यकीन है कि मास्टर लीफन हम पर दया दिखाएंगे। यांगसो कहता है आप जैसे महान लोग ना हम जैसे साधारण से लोगों पर ध्यान नहीं देते, तो आप ना बस हमारे बीच के सारे मामलों को भूल जाइए। लीफन कहता है तुम कम दिमाग के इंसान, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। यांगसो कहता है असल में ना मुझे उस कुतिया वुजुंग से प्यार नहीं है, उसने ना मुझे सेड्यूस किया था। मुझे पता है कि वो ना बस पैसों के पीछे भागने वाली एक लालची कुतिया है, उसे ना किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उसे ना सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है और वो है पैसा। आपने ना उसे छोड़कर बिल्कुल सही किया था। वही डाइटर यांग भी कह रहे होते हैं कि हाँ मास्टर लीफन, वो ना सही कह रहा है। फिर यांगसो कहता है ऐसी लड़की को छोड़ देना ही अच्छा फैसला होता है, मैं भी अब उसे अपनी लाइफ में नहीं चाहता। वो ना एक चालाक लोमड़ी है, अगर तुम्हारे पास पैसा होगा ना तो वो तुम्हारे साथ रहेगी और जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा ना तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। ऐसी लड़की के साथ ना मैं नहीं रह सकता, मैंने ना उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। यांगसो की बातों को सुनकर वुसुंग बहुत ही हैरान हो गई होती है। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि क्या कहा तुमने। यांगसो कहता है वुसुंग, तुमने सुना नहीं क्या, मैंने कहा ना कि अब मैं तुमसे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुमने ना मुझे भरोसा दिलाया कि लीफन जैसा महान इंसान ना एक गाँव का गवार है, तुमने ना मुझे उनकी नजरों में एक बुरा इंसान बना दिया। यांगसो की बातों को सुनकर वुसुंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो जोर से यांगसो का नाम चिल्लाती है। यांगसो कहता है तुम ना चिल्लाना बंद करो और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, मैं ना तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, अब से ना हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। हम देखते हैं वुसुंग ने यांगसो को थप्पड़ मार दिया होता है और वो कह रही होती है कि तुम कमीने, तुमने पहले मेरा फायदा उठाया और अब इतनी आसानी से मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। हम देखते हैं कि यांगसो ने भी वुसुंग को थप्पड़ मार दिया होता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, तुम लालची औरत। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई होती है। फिर हम देखते हैं लीफन को, जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि तुम चीटी, तुम ना उस कुतिया को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाओ। फिर हम देखते हैं यांगसो को, जो कि कह रहा होता है लीफन मैं तो बस उतने में लीफन यांगसो को थप्पड़ मार देता है और वो कहता है तुमने सुना नहीं क्या, मैंने कहा ना कि यहाँ से दफा हो जाओ। यांगसो कहता है ठीक है, मैं ना समझ गया, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। फिर हम देखते हैं यांगसो और डाइटर यांग वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी भीड़ में से बंदा कहता है कि यांग परिवार ना गद्दार है, वो ना उस नीहू के साथ मिले हुए थे, अब ना तुम लोग जल्दी से इस सिटी को छोड़कर निकल जाओ। फिर हम देखते हैं त्यानज़ेन को, जो कि लीफन से कहता है कि मिस्टर ली, आप ना उन दोनों की बातों पर भरोसा मत करना, आपको ना उन दोनों से सावधान रहना चाहिए। और वो कहता है मैंने सुना है कि नीहू की कल्टीवेशन पावर्स ना अभी हाल ही में अचानक से इतनी ज्यादा बड़ी थी और इसकी वजह है उसके मास्टर को ना बहुत ही कम लोगों ने देखा है, वो ना बहुत ही मिस्टीरियस है और ये भी हो सकता है कि वो ना एक रियल ग्रैंड मास्टर हो। आपको तो पता ही हुआ कि हमारे चाइना में ना बहुत ही कम ग्रैंड मास्टर्स हैं और स्पेशली आप जैसे यंग ग्रैंड मास्टर को ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है, तो आपको ना आपसे और भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। लीफन मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे ना पता है और तुम्हें ना मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, अभी यहाँ कोई रियल ग्रैंड मास्टर भी आ जाए ना तो वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं ना उसे भी आराम से हरा सकता हूँ। फिर शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लीफन को, जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब ना मैं की रिफाइनमेंट लेवल के पीक पर पहुंच गया हूँ और मुझे हाल ही में पता चला है कि अर्थ पर की रिफाइनमेंट के मिडिल स्टेट को आउटर स्ट्रेंथ मास्टर स्टेट कहते हैं और इनर स्ट्रेंथ मास्टर स्टेट का मतलब की रिफाइनमेंट लेवल की अर्ली स्टेट।
और ली सीजन के पास भी आउटर स्ट्रेंथ मास्टर स्टेट कल्टीवेशन पावर्स हैं, जो कि उसे एक सेट मास्टर बनाती हैं और जिसकी वजह से वो पूरे चूजों में सबसे ज्यादा फेमस मास्टर है। अब ना मुझे और देरी नहीं करनी चाहिए, मुझे जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी मुझे मेरे पुराने लेवल तक पहुंचना होगा। आखिरकार मोटर नीलम में अभी भी कोई ऐसा है जो कि मेरा वापस आने का इंतजार कर रहा है। हालांकि मैंने फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी बहुत ही कम है। अगर मुझे ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे और भी ज्यादा आउटर फोर्स की हेल्प लेनी होगी। और वो कहता है मेरी हेवनली बॉडी किसी भी तरह की स्पिरिचुअल चीजों को रिफाइन कर सकती है। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा चूजा डिवाइन स्टोन इकट्ठा कर लूं तो फिर मैं और भी स्पिरिचुअल फोर्स को रिफाइन कर पाऊंगा। इससे मेरी कल्टीवेशन स्पीड भी बढ़ जाएगी और शायद मैं जल्दी ही लेवल अप भी कर पाऊंगा। और वो सोच रहा होता है कि चूजो डिवाइन स्टोन में ना बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और कुछ में तो डिवाइन टेक्निक तक होती है, लेकिन डिवाइन टेक्निक में ना बहुत ही रेयर होता है। मेरी पास्ट लाइफ में मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो कि चूजो डिवाइन स्टोन पाने के लिए लोग अपनी जान पर भी खेल जाते थे। वो इसे पाने के लिए किसी को भी मारने तक से नहीं कतराते थे। और हाँ, अब ना मैं रियल ग्रैंड मास्टर से फाइट करना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने कल्टीवेशन पावर्स को टेस्ट कर पाऊँ। फिर हम देखते हैं लीफर अपने विला से बाहर आ गया होता है और वो सोच रहा होता है कि वो मूर्ख चुड़ैल जिसे कि मैंने पहले वहाँ से भागने दिया था ना, अब तक तो वो फुली रिकवर्ड हो गई होगी। तो अब टाइम आ गया है कि उससे डेविल एनर्जी को लिया जाए, जिससे मैं इमोर्टलिटी पिल को बना पाऊँ। इमोर्टलिटी पिल के लिए ना इस दुनिया की हर तरह की स्पिरिचुअल चीजों की जरूरत पड़ती है। इसे बनाना ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मुझे इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और वो वहाँ से जाते हुए सोचता है कि मेरे पास्ट लाइफ में ना मेरे डैड ने उनकी आधी लाइफ सिर्फ काम करने में लगा दी, जिससे कि वो मेरे लिए पैसे इकट्ठा कर पाए। लेकिन मेरी गलती के कारण उनके सारे पैसे उन कमीनों ने ले लिए, जिसके कारण मेरे डैड अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाए और वो मारे गए। इस चीज को ना मैं इतनी आसानी से नहीं भूलने वाला। ये मानिसा ना ध्यान रखेगा कि इस बार ऐसा कुछ भी ना हो जिससे मेरे डैड को तकलीफ पहुंचे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं टैक्सी को। टैक्सी में लीफन ड्राइवर को कह रहा होता है कि बस टैक्सी को यहीं रोक दो, मुझे ना यहीं उतरना है। लीफन टैक्सी से बाहर उतर जाता है। हम देखते हैं लीफन जिस जगह पर आया होता है उसे वानुआ एली कहा जाता है। हम देखते हैं ड्राइवर को जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि हे यंग मैन, क्या तुम सचमुच यहीं उतरना चाहते हो? मेरा मतलब है कि ये जगह ना ठीक नहीं है, ये जगह ना हॉन्टेड है, तो तुम्हें ना यहाँ नहीं उतरना चाहिए। तुम ना वापस टैक्सी में आ जाओ, मैं ना तुम्हें और कहीं छोड़ दूंगा जहाँ तुम चाहो, और इसके लिए मैं तुमसे ज्यादा कुछ चार्ज भी नहीं करूंगा। लीफन कहता है तुम्हें ना इस महान आदमी की चिंता करने की जरूरत नहीं, ये महान आदमी ना भी वही है जहाँ की उसे होना चाहिए। तभी लीफन वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देखता है और वो सोचता है कि ये बूढ़ी औरत आखिरकार वानुआ एली जैसी हॉन्टेड जगह पर क्या कर रही है। तभी ड्राइवर वहाँ से जाते हुए कहता है कि फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया, तुम ना बहुत ही अजीब तरह से बात करते हो, तुम ना अजीब हो, लेकिन इसके लिए तुम मरना डिजर्व नहीं करते। तभी लीफन देखता है कि वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो गई होती है। फिर हम देखते हैं कि लीफन के पीछे कोई भागते हुए आ रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि रास्ते से हट जाओ, मैं ना बहुत ही जल्दी में हूँ। तभी वो लीफन से टकरा जाता है। वो जल्दी से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ करना, मैं ना बहुत ही जल्दी में था। तभी वो नोटिस करता है कि वो तो लीफन से टकराया है। फिर वो लीफन से पूछता है कि लीफन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लीफन कहता है क्यूफी आखिरकार तुम पेपर्स और कैंडल्स को लेकर इतनी तेजी से कहाँ भाग रहे थे? क्यूफी कहता है मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मेरी मॉम बीमार है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, और अभी कुछ ही दिनों पहले उनकी तबीयत अचानक से और भी ज्यादा बिगड़ गई है। हॉस्पिटल वालों तक को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मॉम को क्या हुआ है, तो उन्होंने उनका इलाज करने से मना कर दिया। तो मेरे डैड कल एक मास्टर को बुलाने गए थे जो कि है मास्टर लियो। आज वो उन्हें लेकर घर वापस आ गए हैं। मास्टर लियो ने मुझे ये सारी चीजें खरीदने के लिए कहा है ताकि वो मेरी मॉम को जल्दी से ठीक कर पाए, तो इसीलिए मैं सारी चीजें लेकर जल्दी से घर वापस पहुंचना चाहता था और इसी चक्कर में मैं तुमसे टकरा गया। लीफन कहता है ओह अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? तो इसका मतलब है कि तुम यहीं आसपास में कहीं रहते होगे। क्यूफी कहता है हाँ, मैं यहीं आर्मफुल सोसाइटी में रहता हूँ जो कि इस वानुआ एली के पास ही में है। लीफन तुम्हें ना यहाँ से जल्द दूर चले जाना चाहिए। वानुआ एली ना एक हॉन्टेड जगह है, अगर मुझे ये सारी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं होती ना तो मैं इस जगह के आगे से बिल्कुल नहीं गुजरता। लीफन कहता है क्यूफी अगर अब हम मिल ही गए हैं ना तो कैसा होगा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलकर तुम्हारी मॉम को चेक कर लूँ, शायद मैं उनकी बीमारी को ठीक कर पाऊँ। और वो सोच रहा होता है कि मुझे ना ये मास्टर लियो एक स्कैमर लगता है जो कि मेरे दोस्त के सारे पैसों को लूटकर वहाँ से निकल जाएगा। क्यूफी कहता है लीफन क्या तुम सचमुच मेरी मॉम की बीमारी को ठीक कर सकते हो ना? मुझे सही से याद है कि तुमने कभी भी मेडिकल या फिर किसी इस तरह की चीज के बारे में नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली में से भी कोई डॉक्टर नहीं है, तो तुम मेरी मॉम की बीमारी को कैसे ठीक कर पाओगे? यहाँ ना मेरी मॉम की बात है जो कि बहुत ही बीमार है, तो तुम्हें ना इस मैटर पे जोक नहीं करना चाहिए। लीफन कहता है क्या तुम्हें देरी नहीं हो रही है क्या? जल्दी करो, मुझे भी उस मास्टर लियो से मिलना है। फिर हम देखते हैं लीफन और क्यूफी घर पहुंच गए होते हैं। तभी लीफन को चिल्लाने की आवाज आ रही होती है कि मुझे जाने दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो, जो कि क्यूफी की मॉम चिल्ला रही होती है। फिर हम देखते हैं क्यूफी के डैड को जो कि मास्टर लियो से कह रहे होते हैं कि मास्टर लियो आपको ना मेरी वाइफ को बचाना होगा, मुझे ना पैसों की कोई भी परवाह नहीं है, आप ना बस मुझे बताइए कि आपको ना कितने पैसों की जरूरत है, मैं ना आपको पे कर दूंगा। मास्टर लियो कहते हैं कि मैंने ना आपकी वाइफ को एक कप दवा दी थी जिससे उसकी बीमारी स्टेबल हो गई है, इससे ना हम उसकी बीमारी को सिर्फ कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, उसे ना पूरी तरह से ठीक करना बहुत ही मुश्किल है, उसे अपनी बाकी की पूरी लाइफ बेड पर ही बितानी होगी।
क्यूफी कहता है, मास्टर लियो आपने कहा था ना कि आप मेरी मॉम को ठीक कर सकते हैं, तो आपको ना उन्हें ठीक करने के लिए कोई तो तरीका सोचना होगा। मास्टर लियो कहता है कि तुम्हारी मॉम को ठीक करना ना मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है, तुम्हारी मॉम को ठीक करने के लिए ना मुझे मेडिसिन बिल को बनाना होगा, और मेडिसिन बिल बनाने के लिए जो सारी चीजें लगती है ना, उन सारी चीजों में हर एक चीज की कीमत लगभग 10,000 होगी। क्यूफी कहता है, आपने बस मेरी मॉम को ठीक करने पर ध्यान दीजिए, अगर पैसों की दिक्कत पड़ी ना तो मैं अपने इस अपार्टमेंट तक को सेल कर दूंगा। तभी लिफेन क्यूफी को वहीं रुकते हुए कहता है कि क्यूफी अब ना तुम यहीं रुक जाओ। फिर लिफेन क्यूफी की मॉम के पास चला जाता है। फिर वो अपनी हेवनली गॉड को एक्टिव करता है। वो देखता है कि क्यूफी की मॉम के आसपास बहुत ही ज्यादा डार्क ऑरा ने उन्हें घेर कर रखा होता है। ये देख वो सोचता है कि इस डार्क ऑरा को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसका नाता ना वानवा एली से है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास मेरी हेवनली गॉड है, अगर मेरे पास ये नहीं होती ना तो आंटी की बीमारी के बारे में पता लगाना ना बहुत ही मुश्किल होता। इतना सोच वो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि आंटी को क्या हुआ है, मैं ना आंटी को ठीक कर सकता हूँ। वो ना शुरुआत में बस बीमार थी, तब वो किसी भी खतरे में नहीं थी, उनका शरीर बस कमजोर था, लेकिन हाल ही में एक इविल स्पिरिट ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया है। लिफेन की बात सुन मास्टर लियो कहता है कि लिटिल ब्रदर, अगर तुमने गलत खाना खा लिया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम गलत कह सकते हो। तुम कह रहे हो कि उसके ऊपर किसी इविल स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है, क्या इस बारे में तुम मुझे समझा सकते हो? लिफेन कहता है, कमीने, आखिरकार मैं तुझे क्यों ही समझाऊं, मैं ना यहाँ आंटी को ठीक करने आया हूँ, ना कि तुझसे मिलने। फिर वो क्यूफी और अंकल से पूछता है कि क्या आंटी अक्सर वानोवेली के रास्ते से गुजरती थी क्या? अंकल कहते हैं, हमें ना वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए, वो जगह ना बहुत ही लंबे समय से बंद पड़ी हुई है और हम उसके पास ही में रहते हैं, इसलिए हम अक्सर उसी रास्ते से अपनी कार लेकर गुजरते हैं। लिफेन कहता है, आंटी की ये हालत ना वानोवेली की वजह से ही हुई है, हमें ना आंटी को वानोवेली वापस ले जाना होगा, हम उन्हें वहीं पर पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। फिर वो क्यूफी से कहता है, क्यूफी तुम ना जल्दी से अपनी मॉम को कैरी करो, हमें ना वानोवेली जाना होगा, हम ना अब और देरी नहीं कर सकते, तो ना जल्दी करो। क्यूफी कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं मास्टर लियो को, जो कि लिफेन को रोकते हुए कहते हैं कि रुको, अगर तुम लोग इस गधे की बात को मानते हो और फिर कोई सीरियस प्रॉब्लम आई तो इस चीज के लिए मुझे ब्लेम मत करना, उस वक्त तुम्हारे 100,000 भी उसे ठीक करने के लिए काफी नहीं होंगे। मास्टर लियो की बात सुन अंकल सोच रहे होते हैं कि मास्टर लियो ना इस एरिया में बहुत ही फेमस है, उनके पास ना हाई रेपुटेशन और फेम है, नॉर्मली तो वो सिर्फ हाई क्लास लोगों की ही मदद करते हैं, वो तो मैंने कुछ बड़े लोगों से बात कर मास्टर लियो को हमारी मदद के लिए मनवाया, नहीं तो मैं उन्हें यहाँ हमारी मदद के लिए नहीं बुला पाता, अगर मेरे पास पैसे होते भी ना तो भी नहीं। और लिफेन मेरे बेटे का क्लासमेट है, जो कि एक बहुत ही अच्छा लड़का है और मुझे पूरा यकीन है कि वो बिना किसी बात के ऐसा कुछ भी नहीं कहता। वहीं क्यूफी कह रहा होता है कि मास्टर लियो, यहाँ ना मेरी मॉम की लाइफ की बात है, हमारे पास ना ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि जिससे हम आप दोनों की साइड ले सके। फिर हम देखते हैं मास्टर लियो अपनी पॉकेट में से एक पिल को बाहर निकालते हैं और वो कहते हैं, ये पिल ना तुम्हारी मॉम की हालत को आधे दिन तक ठीक रखेगी, इतना टाइम काफी होगा इस बच्चे के साथ डॉक्टर खेलने के लिए, और फिर कहीं इस गधे की वजह से कोई दिक्कत हुई ना तो तुम सीधे मेरे पास चले आना। इतना कहकर वो क्यूफी को पिल देने ही वाला होता है, तभी लिफेन कहता है, नहीं रुक जाओ, और फिर वो उस पिल को मास्टर लियो के हाथ से छीन लेता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस पिल के अंदर ना पॉइजन है, तुम कमीने, तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम एक इंसान को जहर देने की हिम्मत कर रहे हो। मास्टर लियो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो यहाँ लोगों की जान बचाने आया था, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं किया, तुम ऐसा कहकर मुझे एक गलत इंसान ठहराने की कोशिश कर रहे हो। और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार इस लड़के को इस बारे में कैसे पता चल गया। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो चलते हैं, तुमने कहा था ना कि तुम उसकी बीमारी को ठीक कर दोगे, चलो मुझे भी देखना है कि तुम आखिरकार कौन सी ट्रिक यूज करने वाले हो। और हाँ, मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया, वो जगह ना बहुत ही लंबे समय से बंद पड़ी हुई है, तो जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे ना तो फिर तुम डरने मत लगना और डर के मारे अपने पेरेंट्स को कॉल मत लगाने लगना कि मुझे यहाँ के ले जाइए। लिफेन कहता है, तुम कमीने कहीं के, चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम कितना ज्यादा प्रेटेंड कर पाते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वानोवेली का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ आ गए होते हैं। क्यूफी कह रहा होता है कि ये जगह ना थोड़ी वीरान है। लिफेन कहता है, क्यूफी जल्दी से तुम अपनी मॉम को लेकर मेरे पीछे आओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक गार्ड दरवाजे को खोलते हुए कह रहा होता है कि तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। गार्ड को देखकर क्यूफी हैरान होते हुए कहता है, क्या गार्ड, आखिरकार एक गार्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, वानोवेली तो बहुत ही लंबे समय से वीरान पड़ी हुई है, तो एक गार्ड अभी तक यहाँ पर क्या कर रहा है। अंकल गार्ड से कहते हैं, मेरी वाइफ के शरीर पर किसी इविल स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है, जिसका नाता इस वानोवेली से है, तो प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए, हमें सचमुच इस चीज की जरूरत है। गार्ड कहता है, इम्पॉसिबल, मैं ना यहाँ कई सालों से रह रहा हूँ, इस दौरान मैंने ना यहाँ किसी भी इविल स्पिरिट को नहीं देखा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ना होना तो तुम खुद अंदर आके चेक कर सकते हो। फिर हम देखते हैं वो लोग अंदर आ चुके होते हैं, वही हमें उस बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है, जो कि कह रही होती है कि बच्चे तुम ना यहाँ से वापस चले जाओ, वरना तुम बहुत ही बुरी मौत मरोगे। गार्ड चिल्लाते हुए कहता है कि बुढ़िया तू फिर से यहाँ कागज जलाने लगी, अब ना ये सब करना बंद कर और जल्दी से यहाँ से निकल जा। बुढ़िया रोते हुए कहती है, मैं ये ना अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, मेरा बेटा ना एक टैक्सी ड्राइवर था, वो ना इसी जगह से अपनी टैक्सी को गुजारता था और अब वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, शायद से अब वो नहीं रहा, कल रात उसने मेरे सपने में आके कहा कि वो अभी भी टैक्सी चला रहा है। बुढ़िया की बात सुन मास्टर लियो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, ये जगह ना हॉन्टेड है, हमें ना अभी यहाँ से वापस चले जाना चाहिए।
लिफेन कहता है क्या तुमने अभी तक किसी भी चीज को नोटिस नहीं किया और तुम खुद को एक मास्टर कहते हो, बेवकूफ कहीं के। मास्टर लियो कहता है तुम लड़के तुम ना बस बकवास कर रहे हो, मैं भी देखता हूँ कि अब तुम और क्या बकवास करने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि वो गार्ड एक भूत में बदल जाता है और वो कह रहा होता है कि इंसान का मांस ना मुझे बहुत ही पसंद है, वो ना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वही हम देखते हैं मास्टर लियो को जिसके पसीने छूट रहे होते हैं। फिर वो वहाँ से भागने लगता है और वो कह रहा होता है तभी लिफेन उसकी कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक मास्टर हो? लेकिन तुम तो बस एक भूत को देखकर अपने पेंट में मुद्द दिया, फिर क्या तुम घंटे के मास्टर हो? मास्टर लियो कहता है मैं ना बस एक स्कैमर हूँ, प्लीज मुझे जल्दी से छोड़ दो, मुझे ना अब घर जाना है। लिफेन कहता है तो फिर मुझे बताओ कि वो मेडिकल पिल क्या उसमें पॉइजन नहीं था क्या? हम देखते हैं पीछे से वो भूत आगे बढ़ रहा होता है। ये देख मास्टर लियो जल्दी से चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मैं उनको ठगने की कोशिश कर रहा था, मैंने ये किया क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। वो भूत यहाँ आ रहा है तो जल्दी से अब मुझे जाने दो। फिर हम देखते हैं वो तीनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं लिफेन वहीं खड़ा रहता है और भूत लिफेन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं लिफेन ने अपनी हेवनली गॉड आई को एक्टिव कर लिया होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है ये दुनिया ना इस महान आदमी की शरण में है, तो तुम जैसी बुरी आत्मा यहाँ के लोगों को और परेशान नहीं कर सकती। हम देखते हैं लिफेन की आंखों में से गोल्डन लाइट्स बाहर निकल रही होती हैं, जिससे वो भूत धीरे धीरे वहाँ से गायब हो रहा होता है। जैसे ही वो पूरी तरह से गायब हो जाता है फिर लिफेन पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो गई थी। ये देख लिफेन सोचता है कि वो औरत ना बहुत ही फास्ट है, वो ना बहुत ही जल्दी गायब हो जाती है। फिर लिफेन क्यूफी के पास जाके कहता है आंटी आप ना बस सुबह तक वेट कीजिए, सुबह तक आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, मुझे ना बस अब यहाँ की इविल एनर्जी की सोर्स को क्लीन करना होगा, फिर आंटी ठीक हो जाएंगी। क्यूफी कहता है लिफेन क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने ये क्या करना मेरी जान में जान डाल दी है, तो फिर अब मैं अपने घर वापस जाता हूँ। फिर हम देखते हैं अंकल लिफेन से कहते हैं कि लिफेन ये जगह ना बहुत ही डरावनी है, हम ना बहुत ही लकी है कि जो कि तुम हमारे पास हो। वही हम देखते हैं कि पीछे से मास्टर लियो भाग रहा होता है। तभी लिफेन मास्टर लियो को पकड़ लेता है। मास्टर लियो कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? लिफेन कहता है मुझे बताओ कि अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, तुमने ना जाने कितने लोगों को इसी तरह से ठगा होगा, तो तुम्हें ना अब इसकी सजा तो मिलनी चाहिए, चलो अब तुम खुद की उस मेडिसिन पिल को खाओ। फिर हम देखते हैं लिफेन उस मेडिसिन पिल को मास्टर लियो के मुंह में डाल दी होती है। फिर मास्टर लियो जल्दी से उसे थूकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो पिल अंदर निकल चुकी होती है। फिर मास्टर लियो को अचानक से पूरे शरीर में खुजली होने लगती है, वो अपने पूरे शरीर को खुजाने लगता है, उसके पूरे शरीर पर छिलने के निशान बन चुके होते हैं। फिर वो वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है कि कोई मेरी मदद करो, मुझे ना कोई जल्दी से एंटीडोट ला के दो। वही अंकल कह रहे होते हैं कि लिफेन अगर आज तुम हमारे पास नहीं आते ना तो आज हम उस कमीने के हाथों से ठगे जाते। वहीं क्यूफी कहता है मुझे तो डर लग रहा है कि इससे मेरी मॉम को भी कितनी तकलीफ हो सकती थी। लिफेन तुम्हारा धन्यवाद, आज ना तुमने हमारी बहुत ही मदद की है। लिफेन कहता है तुम लोग आंटी को लेकर वापस घर जाओ, यहाँ अब मुझे कुछ काम निपटाने हैं। क्यूफी कहता है लिफेन यहाँ पिछले कुछ सालों में कई इंसिडेंट्स हुए हैं, एक बिजनेसमैन अपने कुछ लोगों को लेकर यहाँ इस जगह को देखने आया था, लेकिन वो सभी के सभी मारे गए और पुलिस तक पता नहीं लगा पाई कि उनकी मौत की वजह क्या थी, तो तुम्हें न सावधान रहना चाहिए। फिर हम देखते हैं क्यूफी और अंकल वहाँ से जा रहे होते हैं। अंकल जाते हुए कह रहे होते हैं कि लिफेन तुम अपना ध्यान रखना और याद रखना कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए ना तो फिर हमारे घर वापस हमसे मिलने आना। फिर हम देखते हैं लिफेन ने अपनी हेवनली गॉड आई को एक्टिव कर लिया होता है और वो कहता है मैंने देखा यहाँ ना इविल एनर्जी का स्ट्रॉन्ग सोर्स है और ये देखकर तो ऐसा लगता है कि ये जगह ना डीमन कल्टीवेटर का ठिकाना है। फिर हम देखते हैं लिफेन अंदर आ गया होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि एली के अंदर अभी भी एक प्राचीन टोम है। तभी वहाँ हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि लिफेन से कहती है मेरे बच्चे तुम ना एक बहुत ही बुरी मौत मरने वाले हो और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम भी मेरे बेटे की ही उम्र के होगे, तो क्या तुम यहाँ रह सकते हो मेरे बेटे बनकर? तभी हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है और वो कह रही होती है कि अब तुम यहाँ आ ही चुके हो तो अब तुम यहीं रुककर मेरे बेटे बन जाओ, मेरे साथ मिलकर इस प्राचीन टोम को प्रोटेक्ट करो। लिफेन कहता है लगता है ये चुड़ैल ना पागल हो गई है, इस जैसी तुच्छात्मा मुझे रोकने की हिम्मत कर रही है। वही हम देखते हैं वो चुड़ैल लिफेन प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ गई होती है और वो कह रही होती है कि तुम इंसान तुमने मुझे मना करने की हिम्मत कैसे की, जो कोई मेरे मास्टर के तुम के अंदर घुसने की हिम्मत करेगा वो मारा जाएगा, तो अब तुम भी मरो। वही हम देखते हैं लिफेन अपनी ताइसवान एनर्जी का यूज करता है और उस चुड़ैल को धीरे धीरे जला रहा होता है। वही वो चुड़ैल दर्द के मारे चिल्ला रही होती है और वो कह रही होती है रुको मुझे मत मारो, मैं अभी मरना नहीं चाहती, अभी तो मैंने अपने बेटे को भी नहीं ढूंढा है। लेकिन लिफेन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसे पूरी तरह से जला देता है। फिर हम देखते हैं लिफेन टोम के अंदर चला जाता है, जैसे वो अंदर आता है वो उस चुड़ैल को देखता है और वो सोच रहा होता है कि तो ये मूर्ख चुड़ैल यहाँ पर है। हम देखते हैं कि वो चुड़ैल कल्टीवेट कर रही होती है। तभी लिफेन अचानक से कुछ नोटिस करता है, वो देखता है कि उस चुड़ैल के पास एक चूलो डिवाइन स्टोन है। तभी वो चुड़ैल अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने लिफेन को देखती है, तो ये तुम थे, तुम कमीने इंसान, तुमने मुझसे मेरी कल्टिजन पावर्स को छीन लिया था ना। लिफेन कहता है तुम मूर्ख चुड़ैल, तुम मुझे उन तुच्छ इंसानों में गिनती हो, क्या तुम्हें इस गॉड किंग की पावर्स का ऑरा महसूस नहीं हो रहा है क्या? पिछली बार तो मैंने तुम्हें उस टैक्सी में जाने दिया, लेकिन इस बार तुम ये मत सोच रहा कि मैं तुम्हें फिर से यहाँ से जाने दूंगा। चुड़ैल कहती है मैं मानती हूँ कि उस वक्त मैं तुम्हारी मैच की नहीं थी, जब मैंने तुम्हारी पावर्स को अपने अंदर खींचने की कोशिश की थी ना तब मैं उसे नहीं संभाल पाई थी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा। अब ना मेरे पास अपने अपमान का बदला लेने के लिए इनफ पावर्स हैं, इस बार तुम मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं हो। हम देखते हैं चुड़ैल इविल एनर्जी इकट्ठा कर रही होती है।
लीफेन कहता है अगर तुम मुझे वो चूजो डिवाइन स्टोन दे दो और 100 सालों तक मेरे लिए काम करोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। चुड़ैल कहती है इस चीज के ना तो तुम सपने देखो, तुम इंसान तुम ये कहकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हम देखते हैं कि चुड़ैल अपनी इविल एनर्जी से लीफेन के ऊपर एक एनर्जी बॉल को फेंक देती है, लेकिन हम देखते हैं कि लीफेन ने उस एनर्जी बॉल को अपने हाथों से ही पकड़ लिया होता है और वो कह रहा होता है कि हम दोनों की पावर्स के बीच में ना जमीन आसमान का फर्क है। फिर लीफेन उस एनर्जी बॉल को अपने हाथों में ही ब्लास्ट कर लेता है, जिससे वो चुड़ैल दूर पीछे की ओर धकेली जाती है। वो सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस इंसान के एक बार तक को नहीं संभल पाई, मुझे इस चीज पर विश्वास नहीं हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि चुड़ैल चिल्ला रही होती है कि राक्षसी भूत मैं तुम्हें रिहा करती हूँ। हम देखते हैं कि कॉफिन में से एक मम्मी टाइप का राक्षसी भूत निकलता है, जिसे देख लीफेन सोच रहा होता है कि ये तो जियांगसी है जो कि अब एक राक्षसी भूत बन गया है। चुड़ैल हंसते हुए कहती है ये 1000 साल पुराना किंग जियांगसी है, मैंने ना बस इसे कंट्रोल करने का रास्ता ढूंढ निकाला है, इसकी कल्टिजन पावर्स ना मुझसे भी स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं तुम्हें नहीं हरा सकती ना तो ये तो तुम्हें पक्का से मार सकता है। अगर तुम मेरे सामने सरेंडर करते हो तो मैं बस तुम्हारी लाइफ फोर्स को अपने अंदर खींचकर तुम्हें एक आसान मौत दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर एक दर्दनाक मौत दूंगी। लीफेन कहता है अरे देखो इस चुड़ैल को तो जोक मारना भी आता है, मैं ना तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तुम्हें ना अपना ये टैलेंट इंडिया गॉट लेटर में जाके दिखाना चाहिए, वरना पक्का से तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिलेगा। चुड़ैल चिल्लाते हुए कहती है तुम इंसान तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो तो अब ना तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो चुड़ैल और राक्षसी भूत ये दोनों ही लीफेन पर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चुड़ैल कह रही होती है कि अब ना तुम हम दोनों की वार से एक साथ तो नहीं बच सकते ना। लीफेन कहता है लगता है कि तुम मूर्ख आत्माओं को अपनी लिमिट्स पता नहीं है, अगर ऐसा ही है तो मैं तुम लोगों को दबा दूंगा। हम देखते हैं कि लीफेन ने एक तालिस्मान को बाहर निकाल लिया होता है और किसी तरह का मैजिक करता है, जिससे वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। चुड़ैल सोचने लगती है कि ये इंसान आखिरकार वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। हम देखते हैं लीफेन हवा में ऊपर होता है, जिसके पास एक बड़ा सा तालिस्मान और एक बड़ा सा हाथ होता है और वो कह रहा होता है तुम मूर्ख आत्मा हो, मैं तुम्हें जो चाहे वो कैसे करने दे सकता हूँ, तुमने ना इस गॉड किंग को कम आंकने की हिम्मत की है तो अब मरो। हम देखते हैं कि लीफेन ने उस मैजिकल हैंड से उस चुड़ैल पर अटैक कर दिया होता है और उस तालिस्मान में जियांगसी राक्षसी भूत को कैद कर लिया होता है। चुड़ैल कह रही होती है ये आखिरकार कैसी टेक्निक थी, मैं उससे बच तक नहीं पाई। लीफेन उस चुड़ैल से कहता है मेरे लिए काम करो नहीं तो मर जाओ। हम देखते हैं कि वो राक्षसी भूत धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। ये देख चुड़ैल सोच रही होती है कि इस इंसान ने 1000 साल पुराने राक्षसी भूत को इतनी आसानी से हरा दिया। इतना सोच वो जल्दी से चिल्लाते हुए कहती है मैं हार मानती हूँ, मैं ना आपसे तुम्हारे लिए काम करूंगी, मैं ना तुम्हें ये डिवाइन आइटम देती हूँ, प्लीज मेरी लाइफ को बख्श दो। लीफेन कहता है तुम्हें ना इस चीज को पहले कर देना चाहिए था। फिर लीफेन उस स्टोन को लेते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हें मेरे पावर्स के बारे में पता चल ही गया, अगर तुमने थोड़ी देर और की होती ना तो तुम इस दुनिया से गायब हो जाती। फिर लीफेन उस चूजो डिवाइन स्टोन को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये ना कोई मामूली चूजो डिवाइन स्टोन नहीं है, इसके अंदर ना बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये स्टोन ना बहुत ही ज्यादा रेयर है, ये ना उस डिवाइन टेक्निक वाले चूजो डिवाइन स्टोन से भी ज्यादा रेयर है। जब मैं इस स्टोन को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा तो मेरी कंटीजन स्पीड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं ब्रेक थ्रू कर की रिफाइनमेंट लेवल को भी पार कर दूंगा। अब मैं मेरे सपने से ज्यादा दूर नहीं हूँ, मैं पक्का से इमोर्टल वर्ल्ड वापस जाकर रहूंगा। वहीं चुड़ैल कह रही होती है कि अगर मैं अपने हाथ ऊपर करके सरेंडर करूंगी जैसा कि तुम चाहते हो तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे क्या। हम देखते हैं लीफेन चुड़ैल के सिर के ऊपर अपनी उंगली को रखता है और कोई मैजिक स्पेल करते हुए कह रहा होता है कि अगर अब तुम मेरे लिए काम करने वाली हो तो तुम अपनी असली फॉर्म को क्यों नहीं दिखाती। लीफेन के इतना कहते ही वहाँ चारों तरफ धुआं फैलने लगता है। फिर हम देखते हैं चुड़ैल एक बच्ची में बदल जाती है और वो कह रही होती है कि क्यों मेरी ट्रांसफॉर्मेशन गायब क्यों हो गई। फिर वो लीफेन पर चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई, मैंने ना कई साल तक कंडीशन करके ये फॉर्म को अचीव किया था। लीफेन कहता है क्या तुम मरना चाहती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। लीफेन की बात सुन चुड़ैल डरते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। लीफेन कहता है अब ना तुम मुझे अपना असली नाम बताओ और तुम्हें ये चूजो डिवाइन स्टोन कहाँ से मिला। चुड़ैल कहती है मेरा नाम ना लियान यू है, मुझे पता नहीं है कि इस स्टोन को चूजो डिवाइन स्टोन कहते हैं। उस दिन जब तुमने मुझसे मेरी कंटीजन पावर्स को छीन लिया था ना तो फिर मैं यहाँ तुम के अंदर वापस आई और मुझे यहाँ जियांग सिंह की कॉफिन में से ये स्टोन मिला और फिर बाद में मुझे पता चला कि ये स्टोन मुझे मेरी कंटीजन में मदद कर सकता है, इसलिए मैंने इस स्टोन को अपने साथ रख लिया। वहीं वो सोच रही होती है कि मैं ना बस तुम्हारी गुलाम होने का नाटक करूंगी जब तक कि मुझे एक अच्छा मौका न मिल जाए तुम्हें मारने का, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगी। वहीं दूसरी तरफ लीफेन सोच रहा होता है कि इस चूजो डिवाइन स्टोन का ना जियांग सिंह से कुछ तो नाता है, वो बूढ़ी औरत जिससे कि मैं बाहर मिला था ना वो भी जियांग सिंह की कॉफिन को प्रोटेक्ट कर रही थी। इतना सोच वो लीनियो से कहता है लीनियो क्या वो तुम ही थी जो कि इस वानवाइली में बुद्धों को बुला रही थी। लीनियो कहती है नहीं मैंने उन्हें नहीं बुलाया, मुझे तो बस ये जगह कल्टीवेशन करने के लिए ठीक लग रही थी इसलिए मैं यहाँ आके कल्टीवेट कर रही थी, वो बुद्ध जो कि यहाँ पे है ना वो तो मेरे आने से पहले से यहाँ पर है। लीफेन सोच रहा होता है वानवाइली में ना मेरे इमेजिनेशन से भी ज्यादा सीक्रेट्स हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लीफेन क्यूफी के अपार्टमेंट पर आ गया होता है। क्यूफी लीफेन से कह रहा होता है कि लीफेन तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी मदद से मेरी मम ठीक हो गई, जिन्हें कि कई सालों से डॉक्टर्स तक ठीक नहीं कर पा रहे थे, वहीं वो तुम्हारी मदद से इतनी जल्दी ठीक हो गई। वहीं हम देखते हैं अंकल को जो कि लीफेन को गिफ्ट देते हुए कह रहे होते हैं कि लीफेन मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम हम सबकी तरफ से ये छोटा सा तोहफा स्वीकार करोगे। लीफेन कहता है अंकल आप सभी लोग मेरी फैमिली की तरह हैं, तो मैंने तो बस अपनी फैमिली की मदद की है, इसके लिए आपको मुझे कोई गिफ्ट या थैंक्स कहने की जरूरत नहीं।
फिर लिफन क्यूफी से कहता है, वैसे मेरे भाई ये वानोएलिना कोई मामूली सी जगह नहीं लगती, तुम इसके बारे में क्या जानते हो, प्लीज मुझे बताओ। क्यूफी कहता है, मुझे याद है कि वहाँ ना एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन उन्होंने उसे बंद कर दिया। वो बता रहे थे कि वहाँ ना भूत है, वहाँ पर कई सारे इंसिडेंट्स बनने लगे, कई सारे लोग उस जगह पर मारे गए, वहाँ के मैनेजर ने खुद को ही खत्म कर लिया। अब ना वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बहुत ही कम दाम में सेल करी जा रही है, उसकी कीमत ना बस 1 मिलियन है, लेकिन फिर भी कोई भी उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदना चाहता। ये सुन लिफन सोच रहा होता है कि 1 मिलियन वो एली सिर्फ 1 मिलियन में सेल करी जा रही है, और अब तो मैंने वहाँ की इविल एनर्जी की सोर्स को भी खत्म कर दिया है, और मैं अब जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। तो अच्छा रहेगा कि मैं इस प्रॉपर्टी को खरीद लूं, ताकि मेरे डैड उनके रिटायरमेंट के बाद वो इस प्रॉपर्टी को यूज करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। फिर लिफन कहता है, तो अब जबकि सब कुछ ठीक हो ही गया है, तो अब मैं अपने घर वापस जाता हूँ, मुझे अपने कुछ काम निपटाने हैं। फिर हम देखते हैं कि लिफन लिन्यू से कह रहा होता है कि मेरे पास ही में रहना, कहीं भागने मत लगना। लिन्यू कहती है, तुम तो ऐसे कह रहे हो कि मैं तो यहाँ से भागी जाऊंगी। लिफन कहता है, लो हम पहुंच गए। हम देखते हैं वो दोनों ड्रैगन वुड के पास आ गए होते हैं। लिन्यू सोच रही होती है, ये मैं क्या देख रही हूँ, क्या ये सच में एक लेजेंडरी फोनिक्स है? इसके पास तो ड्रैगन वुड भी है, आखिरकार इसे इतना ज्यादा रेयर ट्रेजर कहाँ से मिला? तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो सोच रही होती है कि मैं पूरे जियांगनान की स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर सकती हूँ, जो कि यहाँ इकट्ठा हो रही है। तभी वो आसमान की तरफ देखती है और वो कहती है, ये तो ग्रेट फॉर्मेशन है, क्या वो तुम ही हो जिसने किसे सेटअप किया? लिफन कहता है, अब ना इसे गधे की तरह घूमना बंद करो और जल्दी से वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ। फिर हम देखते हैं लिन्यू सोच रही होती है, तुम्हारी फॉर्मेशन को कौन घूर रहा था? मैं तो उसे नहीं घूर रही थी, ये तो बस एक फॉर्मेशन है। अब वो मुझे यहाँ खड़ा कर क्या करना चाहता है? क्या वो इस फॉर्मेशन का यूज करके मुझे भी रिफाइन करना चाहता है? लिफन कहता है, मैं ना चूजो डिवाइन स्टोन को एक्टिव करने वाला हूँ, तुम ना उस जगह पर खड़ी हो जाओ और अपनी डीमन एनर्जी को रिलीज करो। अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। लिन्यू कहती है, मैं तुम्हारी बात को मानूंगी और कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगी। और वो मनी मन सोच रही होती है, तुम कमीने, तुम मुझे हुक्म दे रहे हो, जब कभी मुझे मौका मिलेगा ना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। फिर हम देखते हैं लिफन ने चूजो डिवाइन स्टोन को बाहर निकाल लिया होता है और वो सोच रहा होता है, लिन्यू की डीमन एनर्जी की मदद से मैं स्टोन को आसानी से एब्जॉर्ब कर पाऊंगा और इससे फॉर्मेशन भी अच्छी हो जाएगी। फिर हम देखते हैं लिफन ने स्टोन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया होता है और वो सोच रहा होता है कि ये स्पिरिट गैदरिंग ग्रेट फॉर्मेशन हर जगह से स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर रहा है, और डीमन एनर्जी से मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। डीमन एनर्जी इस ड्रैगन वुड को धीरे धीरे एक रियल ड्रैगन में बदल रहा है। इतना सोच वो कहता है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं लिन्यू को, जो कि सोच रही होती है, डैम इट, मैंने इतने सालों तक मेहनत करके मेरी ये डीमन एनर्जी को इकट्ठा की थी, जो कि अब मुझसे दूर जा रही है। वैसे ये ज्यादा नहीं जा रही है, लेकिन अगर ये इसी तरह से चला ना तो मैं जल्दी ही अपनी सारी एनर्जी को खो दूंगी। और वो सोच रही होती है, हर चीज में ना इन और यांग की एनर्जी होती है, और ये ड्रैगन वुड इन एनर्जी से बिलोंग करती है, तो मेरी ये डीमन एनर्जी उसकी ग्रोथ रेट को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ लिफन सोच रहा होता है, चूजो डिवाइन स्टोन एक्टिव हो गया है, ये तो मेरी इमेजिनेशन से भी आसान था। हम देखते हैं लिन्यू को, जो कि सोच रही होती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? एक तरफ मैं अपनी डीमन एनर्जी को रिलीज कर रही हूँ, लेकिन इससे मेरा शरीर बिल्कुल भी नहीं थक रहा है, और दूसरी तरफ कहीं से मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ रही है। फिर हम देखते हैं लिफन ने चूजो डिवाइन स्टोन की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है, और वो लिन्यू से कहता है, मेरी एक ग्रेट फॉर्मेशन पूरे जियांगनान की स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ इकट्ठा करता है, तो बस तुम्हें इस फॉर्मेशन के अंदर रहने की जरूरत है, इससे तुम्हारी कल्टीवेशन पावर्स लगातार बढ़ती रहेगी। लिफन की बात सुन लिन्यू सोच रही होती है कि क्या वो सच कह रहा है क्या? अगर ऐसा है तो मेरी कल्टीवेशन की पावर्स सिर्फ इस चीज पर निर्भर करती है कि आखिर मैं यहाँ कितनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाती हूँ। अब ना शायद मुझे कुछ समय के लिए अपने बदले को टालना पड़ेगा। इस फॉर्मेशन को बनाने वाला इंसान निश्चित रूप से कोई आम इंसान तो नहीं होगा, मैं उसके साथ कल्टीवेट करके हेवनली डीमन रियलम तक पहुंच सकती हूँ। फिर वो खुश होते हुए सोच रही होती है कि अब ना मैं उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, अब ना मैं उसके साथ रहकर कल्टीवेट करूंगी। फिर हम देखते हैं लिफन को, जो कि सोच रहा होता है, मैंने चूजो डिवाइन स्टोन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, अब मेरे बॉडी के अंदर और भी ज्यादा ताइसवान एनर्जी आ गई है और मेरी कल्टीवेशन बेस लगातार बढ़ती ही जा रही है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, लिन्यू तुम ना यही रहकर घर की रखवाली करना, मैं ना थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, और हाँ यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। लिन्यू कहती है, ठीक है मास्टर। लिफन कहता है, क्या मास्टर? चलो छोड़ो, तुम्हें जो भी कहकर मुझे बुलाना है ना तुम बुला सकती हो। फिर हम देखते हैं लिफन अपने विला से बाहर आ रहा होता है, तभी उसके पास जिमो आता है, जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। वो लिफन से कहता है कि टीचर ली, बहुत ही बड़ा सीन हो गया है। लिफन कहता है, मुझे साफ साफ बताओ कि आखिरकार बात क्या है। जिमो बताता है कि बहुत ही बड़ा सीन हो गया है, मिंगहाओ ना वापस आ गया है। लिफन कहता है, मिंगहाओ ना बिल्कुल सही समय पर वापस आया है, अब ना बस मैं उसे ढूंढकर सबक सिखाना चाहता हूँ। तभी जिमो लिफन को रोकते हुए कहता है, टीचर उस मिंगहाओ के वापस आने की वजह से सभी लोग डरे हुए हैं, और अब उसे लगता है कि हमने उसे धोखा दिया है और आपके पालतू कुत्ते बन गए हैं, इसलिए वो जैसे ही वापस आया उसने अपने सारे क्लासमेट्स को मारना शुरू कर दिया, और जिन टीचर्स ने उसे रोकने की कोशिश की ना उसने उन सभी टीचर्स के सिर पर वार किया। अब ना उनमें से एक टीचर हॉस्पिटल में भर्ती है, वो टीचर बचेगा या फिर नहीं ये भी कहना मुश्किल है। उसने ना मेरे क्लासमेट के पैर को तोड़ दिया,
अगर मैं वहाँ से जल्दी नहीं निकलता ना तो शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता। मिंगहाओ ना बहुत ही एरोगेंट है क्योंकि उसके पीछे उसकी फैमिली है जो कि हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती है, इसलिए उसे किसी की जान की भी परवाह नहीं। तभी हम देखते हैं लीफेन को जो कि कहता है कि तो तुम ही हो वो गुंडे जिन्होंने स्कूल में आतंक फैला रखा है। हम देखते हैं कि मिंगहाओ अपनी गैंग को लेके लीफेन के विला के बाहर आ गया होता है। गैंग के बंदे चिल्ला रहे होते हैं कि लीफेन को स्कूल से बाहर निकालो। उनके नारे सुन लीफेन बोलता है, हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती। फिर हम देखते हैं मिंगहाओ को जो कि लीफेन को बोलता है कि क्या तुम ही हो लीफेन? तुम तो दिखने में ही एक आम इंसान लगते हो। मुझे ना तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं दिख रही जिससे कि तुम हमारे स्कूल के प्रिंसिपल बनो। और तुमने मेरे बैनर्स देखे, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए लिखे हैं। लीफेन बोलता है, हाँ मैंने देखा, इसमें से ना मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा। ये ना बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है, भद्दा और बेकार। मिंगहाओ चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कमीने, तुमने उस यांग जिमो को हरा के उसे अपनी तरफ कर लिया तो तुम खुद को एक मान इंसान समझ रहे हो। आज ना मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगे? मैं ना स्कूल के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता हूँ कि इस स्कूल का असली बॉस कौन है। मैं ना तुम्हें अपने पैरों के तले कुचल दूंगा। लीफेन बोलता है, तुम जैसी चींटी के साथ मैं फाइट करूं, ये ना मेरे सन के खिलाफ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन्यू आ जाती है और वो बोलती है कि मास्टर, अगर आपको फाइट नहीं करनी है तो मुझे करने दीजिए, मैं इन सभी कचरों को जल्दी ही ठिकाने लगा दूंगी। लीफेन बोलता है, अगर तुम फाइट करना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम ना उन्हें जिंदा छोड़ देना, उन्हें मार मत डालना। लिन्यू बोलती है, ठीक है मास्टर, मैं आपकी बातों को समझ गई। फिर लिन्यू मिंगहाओ से बोलती है, मेरे मास्टर ने ना मुझे तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए कहा है, लेकिन मेरा ना अपनी ताकत पर कंट्रोल नहीं रहता, तो अगर कहीं मैंने तुम्हारे हाथ पांव को तोड़ दिया ना तो इस चीज के लिए मुझे ब्लेम मत करना। लिन्यू की बात सुन मिंगहाओ हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि लीफेन, तुम गधे कहेंगे, तुम एक बच्ची को मुझसे फाइट करने के लिए भेज रहे हो। जरा इस बच्ची को ध्यान से तो देखो, अगर मैंने इसे क्रेप्टा भी मार दिया ना तो ये मेरे क्रेप्टे में ही डर के मारे अपनी पेंट गीली कर देगी। तभी गैंग में से एक बंदा बाहर आता है और वो लिन्यू से बोलता है कि बच्ची, तुम ना घर जाके पोगो देखो, ये फाइट करना ना तुम्हारी बस की बात नहीं। अगर तुमने यहाँ होने वाले खून खराबे को देख लिया ना तो तुम सचमुच अपनी पेंट गीली कर दोगी। तभी लिन्यू एक डरावनी स्माइल देते हुए बोलती है कि तो चलो देखते हैं कि वो कौन होगा जो कि अपनी पेंट गीली करेगा। इतना बोलते ही लिन्यू ने उस बंदे पर अटैक कर दिया होता है जिससे वो बंदा दूर हवा में उड़ जाता है। ये देख मिंगहाओ बोल रहा होता है कि ये मैंने क्या देख लिया। तभी लिन्यू अचानक से मिंगहाओ के पास आ जाती है और वो बोलती है कि तो क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे? इतना कहकर वो हवा में छलांग लगा देती है और मिंगहाओ को एक घुमा कर लात मारती है जिससे मिंगहाओ एक ही बार में जाते चाटने लगता है। फिर लिन्यू उसके पैरों पर लात मारते हुए बोल रही होती है कि तुम कमीने, तुम कह रहे थे ना कि तुम मुझे अपने पेंट में मुता दोगे, लेकिन अब मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी ना कि तुम अपनी पूरी लाइफ अपने पेंट में ही मुतोगे। वहीं मिंगहाओ चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि लीफेन, तुम कमीने, तुम्हें ना इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लीफेन बोलता है, मिंगहाओ तुमने क्या सोचा था, तुम अपने क्लासमेट्स को और टीचर्स को चोट पहुंचाकर बच जाओगे, लेकिन वो कहते हैं ना बुरे कर्मों का बुरा नतीजा, ये ना तुम्हारे कर्मों का ही नतीजा है जो कि आज तुम्हारी ऐसी हालत है। मिंगहाओ बोलता है, लीफेन तुम ना मुझे लेक्चर मत दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? जब मेरे डैड मेरी ऐसी हालत देखेंगे ना तो वो गुस्से में आकर तुम्हें मार डालेंगे, फिर चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर क्यों ना छुप जाओ, वो ना कहीं से भी तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और जिंदा जलाकर तुम्हें राख में बदल देंगे। अब ना तुम नहीं बचने वाले। लीफेन बोलता है, तुम्हारे डैड को ना मुझे पूरी दुनिया में ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं ना यहीं खड़ा हूँ, बुला लो तुम्हारे डैड को, मैं भी तो देखूं आखिरकार इस बिगड़ी औलाद का बाप कौन है। मिंगहाओ बोलता है, लीफेन तुम अपनी मौत को खुद ही बुलावा दे रहे हो, अब ना मैं अपने डैड को कॉल करने वाला हूँ, अच्छा होगा अगर फिर तुम्हें इसका पछतावा ना हो। फिर हम देखते हैं जिमो को जो कि लीफेन को बता रहा होता है कि मिंगहाओ के फादर ना एक मार्शल आर्टिस्ट है, वो ना सिटी में टॉप पोजीशन पे हैं। मिंगहाओ ना कोई मजाक नहीं कर रहा है, ये ना आपके लिए दिक्कतें खड़ी कर सकता है। लीफेन बोलता है, ठीक है तो मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं ना उसके डैड से अकेले ही निपट लूंगा। हम देखते हैं मिंगहाओ ने अपने डैड को कॉल कर दिया होता है और वो कॉल पर कह रहा होता है कि डैड जल्दी कीजिए, मुझे आपकी मदद चाहिए, यहाँ किसी ने मुझे मारने की हिम्मत की है, उसने मेरा अपमान किया, तो ना डैड आप ना जल्दी से अपने आदमियों को लेकर यहाँ जाइए और उसे सबक सिखाइए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन्यू लीफेन के लिए चेयर लेकर आ गई होती है। लीफेन चेयर पे बैठ के बोलता है, लिन्यू आज मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया शो दिखाने वाला हूँ, तुम ना बस थोड़ी देर वेट करो, शो जल्दी ही शुरू होने वाला है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत सारी ब्लैक कार्स आने लगती हैं। वहीं गैंग के बंदे ये देख बोल रहे होते हैं कि देखो सू फैमिली ना कितनी पावरफुल है, वो ना अपने फैमिली मेंबर की मदद के लिए कितने सारे गार्ड्स लेकर आए हैं। हम देखते हैं कार में से बिग बॉस बाहर निकलते हुए चिल्ला रहा होता है कि आखिरकार कौन है वो गधा जिसने कि मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत की। बिग बॉस को देख मिंगहाओ बोल रहा होता है, डैड आपको यहाँ आने में इतना वक्त क्यों लगा, अगर आप थोड़ी देर और करते ना तो आज मैं मार जाता। फिर वो लीफेन की तरफ उंगली करते हुए कहता है, डैड आप ना जल्दी कीजिए और उस आदमी को मार डालिए, मैं चाहता हूँ कि आप ना उसे बताएं कि उसने किसके बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत की है। बिग बॉस बोलता है, कोई भी मेरे बेटे को पीट कर यहाँ से नहीं भाग सकता, बस एक बार मैं उस नीहू से क्या हार गया तो तुम सब ये सोच रहे हो कि डिसीजन कमजोर है और तुम उस आराम से बुली कर सकते हो, तो ये ना तुम्हारी बहुत ही बड़ी भूल है। बिग बॉस को देख लीफेन बोलता है, ओह तो तुम ही हो इस मिंगहाओ के फादर, वैसे तुम्हें देखकर मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है, अब तक तो मेरे पसीने छूट जाने चाहिए थे ना, और अब तक तो मुझे तुम्हारे पैरों में गिरकर अपनी लाइफ की भीख मांगनी चाहिए थी ना। लीफेन को देख बिग बॉस के पसीने छूटने लगते हैं और वो सोच रहा होता है कि मेरे इस नालायक बेटे को दुनिया में और कोई नहीं मिला था क्या पंगा लेने को, जो कि उसने इस लीफेन से पंगा ले लिया। मिंगहाओ चिल्लाते हुए कहता है, डैड आप किस चीज का वेट कर रहे हैं, आप मेरे लिए उसे खत्म कर दीजिए, उसको दो हिस्से में काट दीजिए, मैं ना उसे मरा हुआ दिखना चाहता हूँ।
हम देखते हैं बिग बॉस ने मिंगाओ को थप्पड़ मार दिया होता है। थप्पड़ खाने के बाद मिंगाओ सोच रहा होता है कि ये क्या, आखिरकार डैड ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? डैड को तो उस लिफन को मारना चाहिए था ना। वहीं बाकी सभी लोग ये देख हैरान हो गए होते हैं। मिंगाओ चिल्लाते हुए बोलता है, डैड आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आपको ना मेरी जगह उस लिफन को थप्पड़ मारना चाहिए था। वो ना आपका ये थप्पड़ डिजर्व करता है, ना कि मैं। बिग बॉस चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें पता भी है कि आखिरकार आज तुमने मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मैंने न जाने कितनी बार तुम्हें समझाया था कि मेरे लिए और परेशानी खड़ी करना बंद करो, लेकिन तुम हो की जो कि मानते ही नहीं। तुमने ना आज एक ऐसे इंसान को ऑफेंड किया है जिन्हें ऑफेंड करने की हमारी हैसियत नहीं है। आज ना सब कुछ खत्म हो चुका है। ये मामला ना अब बहुत ही बड़ा बन चुका है। मिंगाओ बोलता है, डैड और प्रिंसिपल लिफन तो गाँव से आया हुआ एक गवार है, आप उससे इतना क्यों डरते हो? मिंगाओ की बात सुन बिग बॉस चिढ़ते हुए बोलता है, तुम गधे, मैंने तुम्हें अभी समझाया था ना, और फिर भी तुम उन्हें एक गाँव का गवार कहने की जरूरत कर रहे हो। फिर बिग बॉस मिंगाओ को एक थप्पड़ मार देता है और वो बोल रहा होता है कि क्या एक गांव का गवाह टीचर? तुम्हें पता भी है आखिरकार वो कौन है? वो ना क्यूरियोसिटी के टॉप मास्टर हैं। मैं भी उनके सामने कुछ नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने उस न्यू तक को हरा रखा है और तुम उन्हें एक गांव का गवाह करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या डैड आप ये क्या कह रहे हैं? लिफन और एक मास्टर? हाँ ये सच है, मिस्टर ली ने मुझे और बाकी कई सारे मास्टर्स को हरा रखा है और अब सभी मास्टर्स मिस्टर लिफन के इशारों पर काम करते हैं। और तुमने ये कैसे बिनस लगा रखे हैं? इनसे तुम मिस्टर ली को शर्मिंदा करना चाहते हो। फिर वो लिफन के पास जाके झुकते हुए कहता है कि मिस्टर ली, मेरे बेटे ने आपसे जो कुछ भी कहा है ना, प्लीज आप उसे भूल जाइए। ये सब ना मेरी ही गलती है कि मैंने उसे लोगों से अच्छे से बात करना नहीं सिखाया। आपकी तरह ही मैं भी एक मास्टर हूँ, तो प्लीज मेरे खातिर आप मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। तभी लिन्यू बिग बॉस को थप्पड़ मार देती है और वो बोलती है कि तुम कमीने, तुम मेरे मास्टर के अपमान के बदले में तुम्हारे बेटे को माफ करने को कह रहे हो। और वैसे मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा था, इन कीड़ों को मारने में बहुत ही मजा आता है। लिन्यू की बात सुन बिग बॉस चिढ़ने लगता है। तभी लिफन चेयर से उठ जाता है और वहाँ से जाते हुए बिग बॉस से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मिंगाओ तुम्हारा बेटा होगा। लिन्यू चलो, यहाँ ना अब इंटरटेनमेंट खत्म हो गया है, अब ना हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हाँ एक और बात, मिंगाओ अब तुम्हें स्कूल वापस आने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकालता हूँ, तो ना अब यहाँ से दफा हो जाओ। मिंगाओ सोचने लगता है कि लिफन न जाने तुमने मेरे डैड को कैसे डरा रखा है, लगता है कि अब न बस मेरे अंकल ही बचे हुए हैं जो कि तुमसे मेरा बदला ले सकते हैं। फिर से शिफ्ट होता है, हमें तियांजिंग और एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। वो ओल्ड मैन तियांजिंग से बोल रहा होता है कि ब्रदर चू, मैंने सुना है कि आपका एक पावरफुल मास्टर के साथ उठना बैठना है, तो इस बार आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। तियांजिंग बोलता है, हाँ मैं एक पावरफुल मास्टर को जानता हूँ, लेकिन मैं ये पक्का से नहीं कह सकता कि वो तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी होंगे भी या नहीं, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगा कि वो तुम्हारी मदद के लिए मान जाएं। तभी उस ओल्ड मैन के फोन पर किसी का कॉल आता है। वो ओल्ड मैन फोन को उठाते हुए बोलता है कि ओल्ड ब्रदर चू, आप ना बस 1 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी इस कॉल का आंसर करके आता हूँ। फिर वो वहाँ से थोड़ा दूर आ जाता है और फोन पर बात सुन वो हैरान होते हुए बोलता है, क्या ऐसी बात है? ठीक है मैं जल्दी से वहाँ पे पहुँचता हूँ। ओल्ड मैन की बात सुन तियांजिंग बोलता है, तुम ना मुझे ठीक नहीं दिख रहे हो, क्या कुछ बुरा हुआ है? अगर तुम पर कोई भी परेशानी आ गई हो तो तुम बस मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओल्ड मैन बोलता है, ब्रदर चू, आपको ना इस चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, ये मेरा निकम्मा भतीजा, उसने किसी के साथ फाइट कर ली और किसी ने उसके पैर को तोड़ दिया, लेकिन ये ना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस चीज को ना मैं खुद से सॉल्व कर लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक लड़की को आते हुए देखते हैं जो कि लिफन का नाम चिल्ला रही होती है। हम देखते हैं वो लड़की और कोई नहीं वुसवांग होती है। वुसवांग लिफन से बोलती है, लिफन मैंने बहुत एफर्ट्स लगा के तुम्हारी इस एड्रेस को ढूंढा है और मैंने ये सब बस तुम्हें ये बताने के लिए किया है कि मैं गलत थी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं उन सभी चीजों के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। क्या मैं एक बार फिर से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ क्या? लिफन मैं गलत थी, मैंने तुम्हें छोड़कर पैसा और फेम पाने के लिए उस यांगसो को चुन लिया, मुझे ना तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए था, तो क्या अब हम फिर से पहले की तरह रह सकते हैं क्या? लिन्यू बोलती है, क्या तुमने कहा कि तुम मेरी मास्टर की फिर से गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? तुम्हें ना एक बार फिर से मिरर में अपनी शक्ल को देख लेना चाहिए, तुम ना मेरे मास्टर की गर्लफ्रेंड बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। लिफन बोलता है, वुसवांग मैं ये नहीं कह रहा कि पैसों के पीछे भागना गलत है, अगर तुमने मेरे गरीब होने की वजह से मुझे छोड़ा होता तो उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर देता, पर तुमने यांगसो के साथ मिलकर मेरी बेइज्जती की, मेरा अपमान किया, इस चीज को ना मैं कभी नहीं भूल सकता। तो मैं अब तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि लिफन की बात सुन वुसवांग सोच रही होती है कि नहीं लिफन तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। फिर वो वहाँ से भागते हुए चिल्ला रही होती है, लिफन तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वही लिन्यू सोच रही होती है, तुम मेरे मास्टर की गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी ना, तुम्हें पक्का से अपनी जगह पता नहीं होगी। वही लिफन सोच रहा होता है, इस कुतिया के आंसू ना मुझ पर काम नहीं करेंगे, मुझे ना पूरी सच्चाई पता है, मेरी पास्ट लाइफ में मैंने कई सारे दर्द को झेला है, मेरी सारी हड्डियों को तोड़वा दिया गया था और फिर मुझे रेप करने के जुर्म में जेल में डलवा दिया गया था और मुझे जेल में से बाहर निकलवाने के लिए मेरे डैड को उनकी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ी थी और ये सब उस कुतिया वुसवांग की वजह से हुआ था। तो मैं इसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला, मैं इसे आराम आराम से तड़पाऊंगा और इसे चोट पहुंचाऊंगा, मैं इसकी लाइफ को ना एक सड़क कुत्ते से भी बेकार कर दूंगा। तभी मिंगाओ चिल्लाते हुए कहता है, लिफन तुमने यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मेरे अंकल अभी यहाँ आते ही होंगे। लिफन बोलता है, अगर तुमने फिर से एक और बार वर्कआउट करने की हिम्मत की ना तो मैं तुम्हारी लाइफ को छीनकर हमेशा के लिए तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। तभी वहाँ लिफन के सामने एक जीप आके रुकती है। जीप को देख मिंगाओ सोच रहा होता है कि फाइनली मेरे अंकल यहाँ आ गए, अब ना लिफन तुम्हारे जीने के दिन खत्म
हो गए हैं, अब ना तुम जल्दी ही मरने वाले हो। अंकल, ये आदमी लीफेन है, इसने मुझे मारने की जरूरत की है, आप ना जल्दी कीजिए और अभी के अभी इसे मार डालिए और इसे मार कर मेरा बदला लीजिए। हम देखते हैं मिंगाओ के अंकल और कोई नहीं, वही ओल्ड मैन होता है जो कि थोड़ी देर पहले तियानजिन के साथ बैठा था। वो लीफेन से बोलता है, प्रिंसिपल ली, मैंने सब कुछ सुना जो कि मेरे भतीजे ने किया। मेरे निकम्मे भतीजे ने बहुत सी गलतियां की, उसने अपने क्लासमेट्स और टीचर्स को मारा, तो आपने उसकी लातों को तोड़कर बिल्कुल सही किया। वो ना ये डिजर्व करता है और इसके इस तरह के बर्ताव के लिए इतना काफी नहीं है। हम ना इसे और सजा देंगे, हमारी सू फैमिली के कानून के हिसाब से इसे और भी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं उसका अंकल हूँ तो मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उसे एक अच्छा आदमी बनाऊं, लेकिन शायद मैं इस चीज में फेल हो गया। हमारी सू फैमिली की वजह से आज आपको जो परेशानी हुई है ना, उस चीज के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मिंगाओ चिल्लाते हुए बोलता है, अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आपने सुना नहीं क्या? मैंने अभी क्या कहा? लीफेन ने मेरे दोनों पाँव को तोड़ दिया, तो आप जल्दी कीजिए और उसे खत्म कर दीजिए। मेरे डैड किसी वजह से उसे डर रहे थे, लेकिन अब आप भी उसे क्यों नहीं मार रहे हैं? वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, आप उसे बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं अंकल ने मिंगाओ को थप्पड़ मार दिया होता है और वो बोलते हैं, तुम हमारी फैमिली के निकम्मे मेंबर हो जो कि सिर्फ हमारी फैमिली का नाम खराब करता रहता है। एक टीचर और प्रिंसिपल के तौर पर मिस्टर ली ने तुम्हें सबक सिखाकर बिल्कुल सही किया। जाओ और जाके गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। तभी वहाँ पर तियानजिन आ जाता है और वो बोलता है, ब्रदर सूरंग आप यहाँ? सूरंग बोलता है, ओह तियानजिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर तियानजिन लीफेन को ग्रीट करता है और सूरंग को बताता है कि मैंने रास्ते में तुम्हारी यहाँ कार देखी तो मुझे चिंता होने लगी कि कहीं तुम मास्टर लीफेन से ना टकरा जाओ। फिर वो खासते हुए कहता है, सूरंग मास्टर लीफेन वही मास्टर हैं जिन्हें कि तुम ढूंढ रहे हो। फिर सूरंग लीफेन को ग्रीट करने लगता है। तियानजिन बोलता है, मास्टर ली हम ना यहाँ खड़े रहकर बात नहीं कर सकते, तो आप ना हमारे साथ चलिए, हमें ना आपकी मदद की जरूरत है। लीफेन बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मैं जरूर से तुम्हारी मदद करूंगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सूरंग बोल रहा होता है कि मास्टर ली इस बार हमें आपकी मदद की जरूरत है चाइना की ग्रेट आइडल मूडोंग वांसू को प्रोटेक्ट करने में। मूडोंग वांसू चाइना की टॉप आइडल है, वो ना बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है और उसकी वॉइस तो एक परी की तरह है। उसके मिलियंस में फैंस हैं, चाइना में हर कोई उसे पसंद करता है, वो ना चाइना में बहुत ही ज्यादा फेमस है, वो ना एक सुपरस्टार है। और अब अगले हफ्ते टूयो सिटी में उसका एक कॉन्सर्ट है और हमने उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली है। अगर हमने ये काम कर लिया ना तो मैं आपको इसके लिए 100 मिलियन पे करूंगा। लीफेन बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ना किसी का बॉडीगार्ड बनने का कोई भी शौक नहीं, चाहे फिर वो कोई सुपरस्टार ही क्यों ना हो। सूरंग बोलता है, मूडोंग वांसू के फादर और मैं कई सालों से दोस्त हैं। उसके फादर ने हमारे देश के लिए कई सारी चीजों का त्याग किया है, इस कारण उसने अपनी बेटी को बड़े होते हुए भी नहीं देखा है। अभी फिलहाल वो हमारे देश के लिए एक सीक्रेट वेपन द एडन सीरम को बनाने में लगा हुआ है। जब सीरम तैयार हो जाएगा ना तो उसका इस्तेमाल करके हमारे देश के स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स अपनी पावर्स को न्यू लेवल तक ले जा सकते हैं। उनकी पावर इन स्ट्रेंथ लेवल या उससे भी ज्यादा बढ़ सकती है और अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हो गया ना तो ये हमारे दुश्मनों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए वो इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने के लिए हमारे सीक्रेट बेस को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे सीक्रेट बेस को ढूंढना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने की वजह से मेरे दोस्त के रिलेटिव्स को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें हमारे सीक्रेट बेस का पता मिल सके। और मेरे दोस्त के रिलेटिव्स में सिर्फ एक ही पर्सन है और वो है उसकी बेटी मूडोंग वांसू। अगर उसकी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो फिर वो अपने एक्सपेरिमेंट पे फोकस नहीं कर पाएगा और इसका सीधा असर उसके एक्सपेरिमेंट पे पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ ना तो हमारी गवर्नमेंट ने इस एक्सपेरिमेंट के पीछे जितना खर्च किया है ना वो सभी के सभी पैसे वेस्ट चले जाएंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप हमारी कंट्री के लिए मूडोंग वांसू को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करें। सूरंग की बात सुन लीफेन सोच रहा होता है कि द एडन सीरम ये ना एक ऐसी चीज है जिससे एक नॉर्मल पर्सन अचानक से एबनॉर्मल बन जाता है, उसकी स्ट्रेंथ अचानक से कई ज्यादा बढ़ जाती है। सीरम को इंजेक्ट करने के बाद बॉडी के अंदर अचानक से कई ज्यादा एनर्जी फील होने लगती है। ये ना एक बहुत ही गंदी चाल है अपनी कल्टीविजन को अप करने के लिए। सूरंग बोलता है, दरअसल हमारी रिसर्च टीम को एडन सीरम का ओरिजिनल मटेरियल सुसान से मिला था। लीफेन सोचता है, क्या सुसान? मुझे अभी याद आया कि इमोर्टल रिलम में एक सुसान शॉर्ट सेट था, उनके पास कई सारे ताकतवर शॉर्ट्समैन थे। वो अपनी रीडिंग फ्लाई शॉट टेक्निक से किसी भी जगह पर उड़कर जा सकते थे। वो अपनी शॉट के ही दम पर माउंटेन के टॉप पर आसानी से उड़कर जा सकते थे। उनकी शॉट की स्ट्राइक काफी थी किसी भी माउंटेन को 2 हिस्से में काटने के लिए। लेकिन ये सेक्ट ना बहुत ही मिस्टीरियस सेक्ट है, वो ना बहुत ही रेयरली शो होता है। जब मैं इमोर्टल रिलम में था ना तो कई सारे एक्सपर्ट्स उनकी शॉट टेक्निक को मास्टर करना चाहते थे, इसलिए वो उस सेक्ट में शामिल होने के लिए गए, लेकिन वो फिर कभी वापस नहीं आए। यहाँ तक कि जूली भी जो कि अपनी कल्टिज्म बेस के लिए कुछ भी कर सकती है, वो भी सुसान सेट के गेट पर अटैक करने में असफल रही। और सोचने की बात तो ये है कि उसकी कल्टिज्म पावर्स लगभग मेरी बराबरी की थी। दुर्भाग्य से मैं अपने पास लाइफ में सुसान शॉर्ट सेट के रहस्य के बारे में नहीं जान पाया था और मैं मारा गया। लेकिन अब जब सूरंग ने सुसान के बारे में बताया तो मैं सोचने में मजबूर हो गया कि क्या मैं सुसान जाकर सुसान शॉर्ट सेट के बारे में पता लगा सकता हूँ क्या? तभी तियानजिन बोलता है, मास्टर जी मैं जानता हूँ कि आप मिस्टीरियस स्टोन जिसे कि चूरो डिवाइस स्टोन कहते हैं उसकी तलाश में हैं। मेरे पास ना एक चूरो डिवाइस स्टोन है, अगर आप इस मिशन को कंप्लीट करने में मदद करेंगे ना तो मिशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको वो स्टोन दे दूंगा। मैं ना ये आपको वादा करता हूँ। लीफेन बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी ना 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, मैं वो सारी चीजों को देखना चाहता हूँ जो कि सुसान से लाई गई हैं। वो दोनों कहते हैं, ठीक है ये ना कोई बड़ी डील नहीं है, हम आपको वो सारी चीजें दिखा सकते हैं। और मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम में से कोई भी मुझसे ये नहीं पूछेगा कि मैं उन सारी चीजों को क्यों देखना चाहता हूँ।
जितना तुम इस मामले से दूर रहोगे ना, उतना ही तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। सुरंग बोलता है ठीक है, हमें सर से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि वो सारी चीजों को दिखाने के लिए मुझे अपने फादर और कुछ गवर्नमेंट एजेंसियों से बात करनी पड़ेगी। इसमें कुछ समय लग सकता है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लिफन बोलता है ठीक है, तुम अपना टाइम ले सकते हो, मुझे वैसे भी जल्दबाजी नहीं है। और तियानजिंग, मुझे ना वानो वैली को खरीदना है, वो पूरी की पूरी वानो वैली और उसके आसपास की सारी जगह। तियानजिंग बोलता है मास्टर ली, वो जगह ना हॉन्टेड है, वो ना एक ऐसी जगह है जिसे समझा नहीं जा सकता, और वहाँ पर सबसे डरावनी घटनाएं बनती रहती हैं। वहाँ पर कई सारे मास्टर्स की अननोन तरीके से मौत हो गई थी। क्या आप ये सब जानने के बाद भी उस जगह को खरीदना चाहते हैं क्या? क्या आपने सचमुच अपने मन को बना लिया है क्या? लिफन बोलता है तियानजिंग, मैंने ना हाल ही में वानो वैली के इवन एनर्जी की सोर्स को खत्म कर दिया है, तो अब वहाँ पर किसी भी तरह खतरा नहीं है। अब ना वो बस एक नॉर्मल सी जगह है, और इसे खरीदने के पीछे मेरी एक और वजह है जो कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तियानजिंग सोचता है हमारी गवर्नमेंट ने कई सारे मास्टर्स को उस वानो वैली के इवन एनर्जी के सोर्स को खत्म करने के लिए इन्वाइट किया था, लेकिन वो सभी मास्टर्स डर के वहाँ से भाग गए। वो बता रहे थे कि वो भूत बहुत ही डरावने थे, वो भूत आपकी सोल को पकड़कर उसे खाते थे। आज तक उन्हें कोई भी नहीं हरा पाया। वही मास्टर ली ने अकेले ही वानो वैली के इवन एनर्जी के सोर्स को खत्म कर दिया। आखिर इस दुनिया में ऐसा क्या बचा है जो कि मास्टर ली नहीं कर सकते? मेरा उनसे मिलना गॉड का मुझ पर अपनी कृपा दिखाने का तरीका है। तो अब अगर मास्टर ली उस वानो वैली को खरीदना चाहते हैं तो मुझे उसे खरीदने की प्रोसेस शुरू कर देनी चाहिए। वही सूरंग बोल रहा होता है कि अगर अब जब मास्टर ली हमारी मदद करने के लिए रेडी हो ही गए हैं तो अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। वही तियानजिंग भी सोच रहा होता है कि मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि मैं अपने ओल्ड फ्रेंड सूरंग के बुरे वक्त में उसके काम आ पाया। फिर से शिफ्ट होकर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉडीगार्ड्स को लेकर त्यांगलोंग होटल के अंदर आ रही होती है, जिसे देख ब्रदर बा लाट टपकाते हुए कह रहा होता है कि वाओ, क्या ये सचमुच मूडोंग वांसु है? ये ना एक रियल ब्यूटी है, ये टीवी में जितनी सुंदर दिखती है ना, रियलिटी में तो ये उससे भी ज्यादा सुंदर है। इसे आज अपने सामने देखकर तो मेरा दिन ही बन गया। सूरंग बोलता है मास्टर ली देखिए, यही है वो लड़की जिसे कि आपको प्रोटेक्ट करना है। वांसुओ, ये ना मास्टर ली फैन है, तुम्हारे कॉन्सर्ट के दौरान इन्होंने तुम्हारी सिक्योरिटी की गारंटी ली है। मास्टर ली क्यूरियोसिटी के सबसे पावरफुल मास्टर हैं, तो अब हमें तुम्हारी प्रोटेक्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं। वांसुओ बोलती है अंकल सु थैंक यू कि आप मेरी प्रोटेक्शन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये मास्टर ली मुझे प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं लगता। ये तो एक यंग मैन है, इसके पास क्या ही पास होगी जो कि ये मुझे प्रोटेक्ट करे? ये तो दिखने में ही मुझे बहुत ही वीक लगता है। अगर अच्छे से मुझे मारने के लिए आ गया ना, तो ये लड़का मुझे तो छोड़ो, क्या खुद को भी बचा पाएगा क्या? ये ना मेरे पीछे खड़े मेरे बॉडीगार्ड जैक्सन से भी कई गुना ज्यादा कमजोर लग रहा है। सूरंग बोलता है वांसु, तुमने गलत सोच रही हो, और बदचू ने खुद मास्टर लीफेन को तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए रिकमेंड किया है। मास्टर लीफेन ना इस काम के लिए सबसे ज्यादा काबिल पर्सन है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मास्टर लीफेन ही है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के काबिल है, और कोई तुम्हें उनसे अच्छा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आ जाती है, और वो कॉल पिक करते हुए बोलता है हेलो, कौन बोल रहा है? कॉल पर सामने वाले पर्सन की बात सुन वो रिप्लाई करता है कि तो ठीक है, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। मास्टर ली प्लीज आप ना अब से वांसुओं का ख्याल रखना, मुझे ना अर्जेंटली एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। वांसु, मेरी बात को याद रखना, तुम्हें ना मास्टर ली के कहीं मुताबिक काम करना है, वो जो भी कहेंगे तुम्हें उसे मानना है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वांसु लीफन से बोलती है कि तो अब तुम भी यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं, और तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अंकल सु से कह दूंगी कि वो तुम्हें तुम्हारे काम के लिए पैसे पे कर दें, और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कम मांग रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी अच्छे एक मास्टर को जानती हूँ जो कि ये काम तुमसे भी अच्छे से कर सकते हैं। वो ना चुलो सिटी का सबसे ताकतवर मास्टर है, उसने नीहू को सिर्फ अपने टीनी अटैक में मार डाला था, तो सिर्फ वही एक मास्टर है जिन पे कि मैं भरोसा कर सकती हूँ। लिफन बोलता है तुम जिस यंगर मास्टर की बात कर रही हो ना, वो तुम्हारी आंखों के सामने बैठा है। मैंने ना सुरंग से वादा किया है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो मैं अपने वादे को पूरा करके ही रहूंगा। वांसु बोलती है तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मुझे ना तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। मास्टर्स ना एक महान इंसान होते हैं, उनका ऑरा ना किसी भी नॉर्मल पर्सन से कई ज्यादा अलग होता है, और शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मास्टर्स के बीच में भी ना एक यंग मास्टर ड्रैगन की तरह होता है। वो ना कई ज्यादा पावरफुल होते हैं नॉर्मल मास्टर्स से कई बढ़कर। वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए ना, जो कि खुद को एक यंगर मास्टर कहता है, तो मुझे तुम कहीं से भी एक यंगर मास्टर नहीं लगते। तुम मुझे बस एक नॉर्मल से मास्टर लगते हो जो कि बस पैसों के लिए ये काम कर रहा है और कुछ भी नहीं। और तुम खुद को चुनो सिटी के सबसे पावरफुल मास्टर कहकर उस असली मास्टर का अपमान कर रहे हो। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वही बॉडीगार्ड बोलता है तुम एक बेकार से दुबले पतले बंदर हो, क्या तुम्हारे पास मिस वांसु को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन है क्या? बोलो। फिर बॉडीगार्ड लिफन पर अपने पंच से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि तुम कमीने खुद को एक ग्रैंड मास्टर कहते हो, लेकिन तुम मेरे एक पंच तक को नहीं समझ सकते। ये देख वांसु चिल्लाते हुए बोलती है वहीं रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पर फाइट करने की जरूरत नहीं। बॉडीगार्ड बोलता है कमीने, आज तो तू बहुत ही लकी था क्योंकि मिस वांसु ने तुझे बचा लिया, तो अब जल्दी कर और यहाँ से निकल जा, और फिर कभी मेरे सामने मत आना, वरना अगली बार मैं होल्ड बैक नहीं कर पाऊंगा। वहीं वांसु बोलती है लिफन, अगर तुम्हारी खुद की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज हो ना, तो जल्दी से यहाँ से अपने घर वापस चले जाओ, यहाँ बैठकर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रजिया मत उड़वाओ। लिफन बोलता है बस बहुत सुन ली तुम लोगों की ये बकवास, तुम जैसे गधों के साथ तो बात करना भी मुश्किल है, जिन्हें की सच्चाई के बारे में पता ही नहीं, और अच्छा हुआ कि तुमने अपने बॉडीगार्ड को होल्ड बैक करने
को कहा, अगर उसके अटैक ने मुझे टच भी किया होता ना तो अब तक तो मारा जाता, मैं नहीं तुम्हारा बॉडीगार्ड। ये सुन बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कमीने, तुमने मेरा और मिस वांसू का अपमान किया है, मुझे अभी तुम्हारे हाथ पांव को तोड़ देना चाहिए। वही वांसू सोच रही होती है कि इस लड़के की हिम्मत तो देखो, इसने मेरा अपमान करने की हिम्मत की, मैं इस जैसे लोगों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रहने वाली। जैक्सन तुम नीचे जाके मेरा वेट करो, मैं 1 मिनट में वहाँ आती हूँ। जैक्सन बोलता है, पर मिस वांसू इसने हमारी बेइज्जती की है, मैं इसे पीट कर इसे बताना चाहता हूँ कि आखिरकार इसने किसका अपमान किया है। वांसु बोलती है, तुम भूल जाओ, तुम्हें जैसे पागल इंसान से बात करने की कोई भी जरूरत नहीं, अब उसे छोड़ो, हम यहाँ से चलते हैं। जैक्सन बोलता है, ठीक है मिस वांसु, मैं आपकी बातों की रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर वो वहीं पर रखी चेयर को तोड़ते हुए बोलता है, कमीने, अगर तूने फिर कभी मिस वांसु का अपमान किया ना तो अगली बार इस चेयर की जगह पर तेरा सिर होगा। लीफन बोलता है, रुको और मेरी बात को जरा गौर से सुनना, तुम्हारा ये बॉडीगार्ड है ना, वो ना सिर्फ इनर स्ट्रेंथ स्टेज के शुरुआती सीमा पर है, वो नॉर्मल पर्सन से तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन वो किसी असिस्टेंट से तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। मेरी आंखें मुझे कभी धोखा नहीं देती, मेरा काम तो बस तुम्हें सलाह देना था, बाकी तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन चाहिए या फिर नहीं। वांसु बोलती है, तुम सचमुच एक पागल हो, तुम ना मुझसे दूर रहो, ये ना तुम्हारा मामला नहीं है। फिर हम देखते हैं वांसु होटल से बाहर आ गई होती है और वो बोल रही होती है कि आखिरकार उन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने अपनी कार को इस तरह से पार्क क्यों किया है। लेकर सामने के स्टोर के पास कुछ लोगों को देखता है, अच्छा तो वो यहाँ है, इन लोगों को देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। इतना सोच वो जैक्सन से बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि यहाँ ना मुझे आसपास कुछ असिस्टेंट्स दिख रहे हैं, तो केयरफुल रहना कि कहीं तुम मारे ना जाओ। जैक्सन हंसते हुए बोलता है, तुम पागल हो क्या, मुझे यहाँ आसपास तो कोई भी असिस्टेंट नहीं दिख रहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं मारा जाऊँ, जो कि तुम मुझे मेरे मरने के बारे में बता रहे हो। फिर वो चिल्लाने लगता है कि तुम असिस्टेंट्स, तुम कहाँ छुप के बैठे हो, देखो तुम्हारा रास्ता पूरी तरह से खुला हुआ है, जल्दी बाहर आओ और मुझे मार डालो, देखो कुछ भी तो नहीं हुआ, तुम बेवकूफी हो जो कि कह रही थी कि यहाँ पर असिस्टेंट्स हैं। वही वांसु अपने दूसरे बॉडीगार्ड को कुछ लोगों को कार को पुल करने के लिए बुलाने को कह रही होती है। फिर जैक्सन लीफन से बोलता है, अरे तुम पागल कहेंगे, तुम कह रहे थे ना कि यहाँ पर असिस्टेंट्स हैं, लेकिन मेरे इतना चिल्लाने के बाद भी वो बाहर नहीं आए, और देखो मैं अभी भी तुम्हारे सामने जिंदा हूँ, क्या तुम यहाँ खड़े खड़े दिन में सपने देख रहे थे कि यहाँ पर असिस्टेंट्स हैं, तुम गधे। तब एक चाकू उड़ते हुए सीधा जैक्सन के सिर के अंदर घुस जाता है, जिससे जैक्सन की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं हम उन असिस्टेंट्स को देखते हैं, उनमें से एक असिस्टेंट बोल रहा होता है कि टारगेट हमारे बिल्कुल सामने ही है, जल्दी से उसे खत्म करो। उनको अपनी तरफ आते हुए देख दूसरा बॉडीगार्ड बोलता है, अरे नहीं, असिस्टेंट्स यहाँ आ गए। वही वांसु चिल्ला रही होती है, जल्दी से कोई मुझे बचाओ। बॉडीगार्ड वांसु के हाथ को खींचते हुए बोलता है, मिस वांसु जल्दी कीजिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी एक गोली सीधा के उस बॉडीगार्ड के सिर में लगती है, जिससे वो बॉडीगार्ड वहीं पर मारा जाता है। असिस्टेंट बोल रहा होता है, लो मैंने एक और बॉडीगार्ड को ठिकाने लगा दिया, अब ना कोई भी नहीं बचा है जो कि मूडोंग वांसु को हमसे प्रोटेक्ट करे, तो अब जल्दी करो और उसे मार डालो। वांसु डर के मारे सोच रही होती है, क्या मैं मरने वाली हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी मेरी उम्र ही क्या है। असिस्टेंट वांसु की तरफ गन पॉइंट करते हुए बोलता है, मिस वांसु, मैं आपको मारना नहीं चाहता, लेकिन ये ना मेरा मिशन है, तो आपकी मौत के लिए मुझे ब्लेम मत करना। इतना बोलकर वो फायर कर देता है, लेकिन हम देखते हैं वो गोली वांसु को न लगकर कार को लगती है। हम देखते हैं कि पीछे से लिफन ने उस असिस्टेंट के गर्दन पर अटैक कर दिया था, जिसके कारण उसका निशाना चुक गया। लिफन सोच रहा होता है कि ये सारे हथियार ना मेरी थाईसोन इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है, तुम्हारी ये गोलियां ना मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लिफन को देख वो असिस्टेंट सोच रहा होता है कि क्या उसने मेरे तीनों साथियों को मार डाला। वही लिफन नीचे पड़ी हुई पिस्तौल को उठा के उस आखिरी असिस्टेंट के मुंह पर फेंक मारता है। वो पिस्तौल उसके मुंह पर इतनी जोर से पड़ती है कि वो असिस्टेंट भी वहीं पर मार जाता है। ये सब देख वांसु बोल रही होती है, क्या लिफन ने मुझे बचा लिया। फिर वो लिफन के पास आके बोलती है कि लिफन थैंक यू मुझे बचाने के लिए। लिफन बोलता है, तुम पागल कहीं, अगर तुमने मेरी बात को पहले ही मान लिया होता ना तो आज तुम्हारे ये दोनों बॉडीगार्ड जिंदा होते। वो तो मैंने सूरंग से वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, वरना तुम्हारे जैसे पागलों को मैं कभी नहीं बचाता जो कि एक रियल गॉड को नहीं पहचान पाते। मेरा काम बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना था, जो कि मैंने कर दिया, अब जो भी करना है ना वो तुम खुद से करो। इतना कहकर लिफन वहाँ से जाने लगता है। वही वांसु पीछे से चिल्ला रही होती है कि तुम मुझे यहाँ ऐसे ही अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर ब्रदर बाहर जाता है और वो वांसु से कहता है, मिस वांसु आप क्या सोच रही हैं, मिस्टर ली ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मास्टर हैं, आपको ना उनसे अच्छा कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो आपको ना जल्दी से उनके पीछे जाना चाहिए, कहीं वो यहाँ आपको अकेले छोड़कर ना चले जाएं। वांसु बोलती है, तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरी जैसी आइडल उस जैसे सड़क छाप मास्टर के पीछे भागेगी। अगर ये बात कहीं फैल गई कि मूडोंग वांसु एक सड़क छाप आदमी के पीछे भाग रही है तो इंडस्ट्री में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, इससे तो मेरी पूरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मैं उससे भी कई अच्छे मास्टर्स को जानती हूँ और मेरी फैमिली के पास इतना पैसा है कि मैं उन ग्रैंड मास्टर्स को मेरी प्रोटेक्शन के लिए हायर कर सकती हूँ, तो फिर भला मैं उस लीफन के पीछे क्यों भागूं, मुझे उसकी जरूरत नहीं। और वो मनी मन सोच रही होती है कि ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल बॉडीगार्ड्स मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मुझे मेरी प्रोटेक्शन के लिए यंग ग्रैंड मास्टर मिल जाए ना तो फिर मैं किसी भी तरह के हमले से बच सकती हूँ। चूजों के टॉप मास्टर सिर्फ वही हैं जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मैंने कुछ लोगों को उस मास्टर के घर का एड्रेस ढूंढने को कहा था, लेकिन उन्हें उस मास्टर का एड्रेस तो नहीं मिला और मुझे उसके बारे में पता चला कि उसका सरनेम ली है, और देखा जाए तो लिफन का सरनेम भी ली है। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि वो दोनों के ही सरनेम सेम हो, लेकिन इससे हम ये तो नहीं कह सकते ना कि लिफन ही चूजो सिटी का टॉप मास्टर है।
फिर वो अपने फोन के कॉन्टेक्ट में देखते हुए सोच रही होती है कि जब तक मुझे टॉप मास्टर के बारे में पता नहीं चल जाता ना, तब तक मैं दूसरे टॉप वालों से मेरी प्रोटेक्शन के लिए बात कर लेती हूँ। हाईडोंग में ना फू किंग मिंग एक हाई रेपुटेशन वाला मास्टर है जो कि एक सेट को भी चलाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से फू किंग मिंग की स्ट्रेंथ को देखा है। उन्होंने फॉरेन कंट्री के एक बॉक्सर जिसे लोग ब्लैक फिस्ट किंग कहकर बुलाते हैं उसे अपने एक ही पंच में हरा दिया था। लोग कहते थे कि ब्लैक फिस्ट किंग ने ना लगातार 99 फाइट्स जीती थी, लेकिन उसका 100वां मैच फू किंग मिंग के साथ हुआ जिसमें वो एक ही पंच में हार गया। इससे पता चलता है कि मास्टर फू किंग मिंग कितने पावरफुल हैं। इतना सोच वो फोन पर मास्टर फू किंग मिंग से अपने प्रोटेक्शन के लिए बात करती है। मास्टर फू किंग मिंग कॉल पर कह रहा होता है कि ठीक है, मैं कल फ्लाइट से वहाँ आकर आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। वही मानसू कॉल काटते हुए सोच रही होती है कि लिफेन तुम घमंडी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे भी अच्छे मास्टर को मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बुला लिया है, अब तुम भाड़ में जाओ। फिर हम अगले सीन में सुरोंग को देखते हैं जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है। कॉल पर सामने वाला पर्सन कह रहा होता है कि चीफ सुरोंग, मेरा नाम जेंगमू है, मैं लेपर्ड ग्रुप से बोल रहा हूँ। मैं आपको ऑफिशियली इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि हमें मिस मू डोंग वांसू को प्रोटेक्ट करने का टास्क मिला है, तो हम होप करते हैं कि आप इस चीज में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सुरंग चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने पहले ही मास्टर लीफेन से इस बारे में हेल्प करने को कहा है और तुम कह रहे हो कि हम मास्टर लीफेन को छोड़कर ये काम तुम्हें करने दें। आखिरकार तुम लोग खुद को क्या समझते हो? और तुम घटिया किस्म के आदमी, तुम्हारी मुझे डांटने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने कहा कि मैं बीच में इंटरफेयर ना करूं। तुम्हारा सुपीरियर कौन है? उसे बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जेंगमू बोलता है, आप मेरे ऊपर मत चिल्लाइए, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमें मिस वांसो से इस चीज का सीधा ऑर्डर मिला है। आप लापरवाह थे, आपने मिस वांसो की प्रोटेक्शन के लिए किसी भी राह चलते मास्टर को हायर कर लिया जिससे वो खतरे में पड़ गई, तो उन्होंने आपसे हमें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी है। मैंने यहाँ आपसे बहस करने के लिए कॉल नहीं किया था, मैं तो बस आपको इन्फॉर्म कर रहा था ताकि फिर आप इस मामले में इंटरफेयर ना करें। इतना कहकर वो कॉल को काट देता है। फिर सुरंग सोच रहा होता है, मुझे मास्टर लीफेन को इस बारे में एक्सप्लेन करना होगा। इतना सोच वो लीफेन को कॉल करता है। कॉल पर सुरंग अभी जो कुछ भी बातें हुई ना, उन सभी बातों के बारे में लीफेन को बताता है। लीफेन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। एपिसोड की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो कि लीफेन के विला के बाहर आके रुकती है। हम देखते हैं कि कार में से मास्टर फू किंग मिंग और डायरेक्टर जेंग बाहर निकलते हैं। फू किंग मिंग डायरेक्टर जेंग से कह रहा होता है कि डायरेक्टर जेंग, हमें खुद चलकर इस लीफेन से बात करने आने की क्या जरूरत थी? मैंने तो कभी इस लीफेन का नाम तक नहीं सुना। आखिरकार इस लीफेन के पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिससे कि हमारे सिंगिंग सेट को इसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? और वो मनी मन सोच रहा होता है कि मैं सिंगिंग सेट का एक सीनियर मेंबर हूँ और इसके बावजूद मुझे किसी का घर का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है। आज ना मैं इस बेकार से मास्टर लीफेन को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। डायरेक्टर जेंग बोल रहा होता है कि वो तो मेरे सुपीरियर्स ने मुझे लीफेन से मिलने आने को कहा है और अगर सुरंग ने मुझसे रिक्वेस्ट नहीं की होती ना, तो फिर मेरे बेकार से मास्टर जिसका नाम की लीफेन है उससे मिलने कभी नहीं आता। तभी लीन्यू गेट को खोलते हुए कहती है, छूटा नहीं है भीख मंगिए, बाद में आना। वो किंग मिंग कहता है, लड़की हम कोई भीख मंगिए नहीं है, हम यहाँ लीफेन से मिलने आए हैं। लीन्यू कहती है, ओह अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन शकल से तो तुम मुझे भीख मंगी लग रहे हो। खैर मास्टर अंदर ही है, तुम लोग ना अंदर आ जाओ, हमारे पास छुट्टे नहीं है तो क्या हुआ, हम तुम भीख मंगियों को खाली पेट तो नहीं जान देंगे। फिर वो दोनों भीख मंगिए आई मीन डायरेक्टर जेंग और मास्टर फू किंग मिंग विला के अंदर आ जाते हैं। उन्हें देख लीफेन बोलता है, क्या अब ये महान आदमी अपने घर के अंदर भी आराम नहीं कर सकता? मेरी किस्मत भी कितनी कुत्ती है जो कि हर वक्त इन अभिमानी चिट्ठियों को, जो कि न जाने अपने आप को क्या समझते हैं, मेरे सामने अपने पावर्स को दिखाने आ जाते हैं बिना जाने की उनके सामने जो इंसान खड़ा है ना, वो उनके बाप का भी दादा है। फू किंग मिंग लीफेन को देख कहता है, अरे क्या तुम्हारा नाम लीफेन है क्या? तुम तो दिखने में ही एक सूखी हुई लकड़ी की तरह दिखते हो और तुम मूड वांसू को प्रोटेक्ट करोगे? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम इस वांसू को प्रोटेक्ट करने के काबिल हो? वहीं डायरेक्टर जेंग भी कह रहा होता है कि मिस्टर ली, मैं लेपर्ड ग्रुप का डायरेक्टर हूँ और मैं यहाँ आपको ऑफिशियली इन्फॉर्म करने आया हूँ कि हमें लगता है कि आप मिस वांसू को प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं है, तो हमने आपकी जगह मास्टर फू किंग मिंग को मिस वांसू को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा है। हमने आपके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया तो हमें पता चला कि आप वेस्टर्न नोबल स्कूल में प्रिंसिपल हैं और इसके अलावा आपके पास किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप मिस वांसू को प्रोटेक्ट कर सके। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने आपको काम से क्यों हटाया। और वो मनी मन सोच रहा होता है कि सुरंग एकदम ही यूजलेस है, आखिर उसने ऐसे आदमी को मिस वांसू को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों रखा जिससे कि मिस वांसू की कोई परवाही नहीं। लीफेन बोलता है, ठीक है मैंने सुन लिया, अब यहाँ से दफा हो जाओ। डायरेक्टर जेंग चिल्लाते हुए बोलता है, लीफेन तुम्हें पता भी है आखिरकार मैं कौन हूँ? सुरंग की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मुझसे इस तरह से बात कर सके, तो फिर भला तुम कौन होते हो जो कि मुझसे इस तरह से बात करे? लीफेन बोलता है, ओह अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इस तरह से बात नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ना मेरे जूतों के भी बराबर नहीं हो। और हाँ, अगर तुम्हें पता होता ना कि मैं कौन हूँ तो तुम मुझसे इस तरह से बात करना तो छोड़ो, तुम मेरे सामने खड़े रहने तक की हिम्मत नहीं करते। तभी फू किंग मिंग लीफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि कमीना आखिर तुम खुद को क्या समझते हो? तुम हम इंसानों के बीच में खुद को एक और समझते हो? तुम्हारी ये हिम्मत, आज मैं तुम्हें इस चीज के लिए एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये देख लीन्यू चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम मरना चाहते हो? वही डायरेक्टर जेंग सोच रहा होता है कि अगर मास्टर फू किंग मिंग ने लीफेन को यहाँ मार डाला ना, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आएगी और इससे मेरी डायरेक्टर की पोजीशन पर खतरा आ सकता है। इतना सोच वो चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हुआ मास्टर फू किंग, हम बस भी कीजिए, हम यहाँ फाइट करने नहीं आए हैं। तभी फू किंग मिंग अपने अटैक को रोक लेता है। वही ये देख लीन्यू सोच रही होती है कि आखिर मास्टर इतने शांत क्यों बैठे हुए हैं, वो इन गधों को सबक क्यों नहीं सिखाते। फू किंग मिंग बोल रहा होता है कि अरे तुम तो डर के मारे फ्रीज हो गए, इसमें ना बिल्कुल भी मजा नहीं आया। अगर आज डायरेक्टर ने मुझे नहीं रोका होता ना, तो अब तक तो तुम मेरे हाथों से मारे चुके होते। शुक्र मनाओ कि मैंने आज तुम्हारी लाइफ को बख्श दिया।
ये सुन लिन्यू सोच रही होती है कि ये गधा, इसके पास तो इतनी भी पावर्स नहीं है कि ये मेरे मास्टर की एनर्जी को सेंस कर सके, और ये सोच रहा है कि ये मेरे मास्टर को खत्म कर सकता है। बस एक यही वजह है जिसके कारण मुझे ह्यूमन कल्टीवेटर्स गांडू लगते हैं। इन गधों के पास थोड़ी बहुत पावर क्या आ जाती है, ये सोचने लगते हैं कि अब इस दुनिया में इनसे ताकतवर कोई नहीं है और ये पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। अगर आज इसकी वजह से मेरे मास्टर को खड़ तक आ जाती ना, तो आज मैं इन दोनों को यहीं खत्म कर देती। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि डाइटर ज़ेंग और मास्टर फू किंगमिंग त्यांगलोंग होटल के बाहर अपनी कार लेकर आ गए होते हैं। डाइटर ज़ेंग कहता है, मास्टर फू हम पहुंच गए। मास्टर फू किंगमिंग को देखकर वांसू बोलती है, मास्टर फू फाइनली आप यहाँ आ गए। पिछली बार जब असिस्टेंट्स ने मुझ पर हमला किया था ना, तब मैं बहुत ही लकी थी जो कि मैं उनसे पीछा छुड़ाकर वहाँ से बचकर निकल पाई। और अभी आने वाले कुछ ही दिनों बाद मेरा कॉन्सर्ट होने वाला है और अब मुझे अकेले बाहर निकलने में डर लग रहा है, तो प्लीज अब से आप मेरा ख्याल रखना। और वो मनी मन सोच रही होती है कि लीफन सचमुच एक कचरा था, वो ना मास्टर फू जो कि मार्शल आर्ट चैंपियन है उनके सामने कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन चुजू में ना सिर्फ एक ही ऐसा मास्टर है जिसे कि मास्टर फू से कंपेयर किया जा सकता है, और वो है मिस्टर सेंगे मास्टर। उसके अलावा चुजू में ऐसा कोई भी मास्टर नहीं जिसे कि मास्टर फू से कंपेयर किया जा सके। मास्टर फू किंगमिंग कहता है, ये तो मेरे लिए हुनर की बात है कि मैं आप जैसी ब्यूटी को प्रोटेक्ट करूँ। आप चिंता मत कीजिए, मेरे रहते हुए ना आपको ना कोई हाथ तक लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो असिस्टेंट्स ना मेरे सामने बस टीटियों की तरह हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे डरा सके। अगर वो यहाँ आए ना तो मैं अपने पावर्स का यूज करके उन्हें चीटियों की तरह मसल दूंगा। डाइटर ज़ेंग बोलता है, हाँ मास्टर फू ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस दिन जब असिस्टेंट्स ने आप पर अटैक किया था ना, उस दिन तो लिफन लकी था जो कि उसके पास गन थी, जिससे कि वो उन चारों असिस्टेंट्स को अकेले ही मार पाया। अगर उसके पास गन नहीं होती ना तो वो पक्का से मारा जाता। यंग मिस मूडोंग, क्या आप मास्टर फू रेस्ट कर सकते हैं क्या? अब तो आपके पास मास्टर फू भी हैं, उनकी प्रोटेक्शन के अंदर अब आपके ऊपर कोई भी खतरा नहीं आने वाला। वांसू बोलती है, डाइटर ज़ेंग आप ठीक कह रहे हैं, अब तो रात भी हो गई है तो हम सबको चलकर अब रेस्ट करना चाहिए। मास्टर फू आपका रूम ना इस तरफ है, मेरे रूम के बिल्कुल साइड में ही, ताकि अगर असिस्टेंट्स यहाँ भी गए ना तो आप उसी वक्त रिएक्ट करके मुझे बचा सकते हैं। मास्टर फू किंगमिंग बोलता है कि अगर उन असिस्टेंट्स को पता चल जाए ना कि आपकी प्रोटेक्शन और कोई नहीं मार्शल आर्ट चैंपियन द ग्रेट मास्टर फू किंगमिंग कर रहा है, तो वो डर के मारे यहाँ आने की कभी हिम्मत तक नहीं करेंगे। फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ होटल के बाहर एक वैन को देखते हैं। वैन में से कुछ असिस्टेंट्स बाहर निकलते हैं। उनका लीडर बोल रहा होता है कि तुम लोग जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करो, हमें इस काम को जल्दी खत्म करना होगा। वो बाकी के दो असिस्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है बॉस। फिर हम देखते हैं वो लोग होटल के अंदर चोरी छुपे घुस रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम मास्टर फू किंगमिंग को देखते हैं जो कि कराटे लेते हुए सो रहा होता है और वो सपने में देख रहा होता है वांसू की लड़ी काले बाल लेके खड़ी, उसकी ऐस इतनी बड़ी मेरे सामने वो खड़ी। तभी उसके फोन पर वांसू की कॉल आती है, जिसकी वजह से उसका सपना टूट जाता है और वो फोन को देखते हुए कह रहा होता है कि अरे ये तो मिस वांसू की मिस कॉल थी, लगता है कि कुछ तो बुरा हुआ है, मुझे जल्दी ही चेक करने जाना चाहिए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं असिस्टेंट वांसू के फोन को छीनते हुए कह रहा होता है कि ये फोन हमें दे दो और खबरदार